Hello my dear students, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12 सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 5 दैट इज योर मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सोल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत जल्द आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और उसके लिए हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स बनाए हुए हैं, या जिस तरीके से सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था सेम उसी एग्जाम पैटर्न पर हमने आपके लिए कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स बनाए हुए हैं, दैट इज आल्सो योर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम करेंगे पेपर नंबर 5 को सॉल्व। अब तक हम 4 पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं। आई होप सो आपने वो सभी पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा एंड आई ऑल्सो होप सो कि आपके उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, आप सभी अच्छे से सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे होंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस आपके एग्जाम्स की चल रही है ना। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम करेंगे पेपर नंबर 5 को सॉल्व। सेम हमारे 38 क्वेश्चंस होंगे और सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर लेट मी टेल यू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज कि मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर जैसे कि आपको पता है कि ढेर सारे कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सेम हम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के लिए कुछ बुक्स एंड ई बुक्स भी लेकर आए हैं। ये बुक्स कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर। और ये जो बुक्स है ना, इनमें आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अब बहुत अच्छा, बहुत रिच कंटेंट रहेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प आउट करने वाला है। तो अगर आप भी इन बुक्स को चाहते हैं कि आपको ये बुक्स लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फिल कर दो और फिर उसके बाद में हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, तो बहुत ईजिली आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे पेपर को सॉल्व करने के लिए। एंड एज यू ऑल नो कि जो आपका पेपर टाइमिंग होगा वो 3 आवर्स के लिए होगा, यानी 3 आवर्स में आपको पूरे के पूरे 80 मार्क्स सिक्योर करने हैं 38 क्वेश्चंस में से, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, 38 क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड ओनली इन 3 आवर्स। ठीक है, तो जैसे कि पेपर का पैटर्न क्या है, अब तक इतना बार मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया है तो आई होप सो आपको याद हो गया होगा, बट एक बार वापस से बता देती हूँ, है ना। सो 3 आवर्स वी हैव and total 80 marks. Now here we have 38 questions in total, यानी 3 आवर्स में 80 मार्क्स के लिए आपको 38 क्वेश्चंस को आंसर करना है एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब इन 38 क्वेश्चंस को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। और ये जो आपके सेक्शंस हैं इनमें जैसे सेक्शन ए है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 20 MCQs और ये 20 मार्क्स का ही है, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क। तो 20 MCQs हैं, बहुत इजीली फटाफट आप कर लेंगे, 20 मार्क्स, है ना। देन जो आपका सेक्शन बी है, यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और ये 2 मार्क्स ईच हैं, दैट मीन्स टोटल 18 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर 9 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 30 वर्ड लिमिट। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर करना है 30 वर्ड्स के अंदर, है ना। फिर सेक्शन सी है आपका, जहाँ पे है 6 क्वेश्चंस और ये है 4 मार्क्स ईच, दैट मीन्स टोटल 24 मार्क्स। तो ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है दैट इज 80। क्लियर। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा एंड ईच क्वेश्चन इज फॉर 6 मार्क्स, दैट इज अगेन 18 मार्क्स फॉर योर सेक्शन डी। और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो होगी आपकी 200 वर्ड्स। तो बी सेक्शन में आपको 30 वर्ड्स में क्वेश्चन को आंसर करना है, सेक्शन सी में आपको 80 वर्ड्स में क्वेश्चन को आंसर करना है एंड इन सेक्शन डी यू हैव टू आंसर विद इन योर 200 वर्ड्स। जैसे कि मैं बार बार आपको बोलती हूँ, पैटर्न को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर रहो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छे से पता है ना, एग्जाम का पैटर्न अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, कितने वर्ड्स के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, तो एक हमारा वो एक ये साइकोलॉजिकल रीजन होता है कि हमारा माइंडसेट वैसे ही हो जाता है कि हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेगा, हमको इसको इस तरह से आंसर करना है। अब जैसे मान लो आप प्रिपेयर होके गए हो कि सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन ही होंगे, बट आप पेपर में जाते हो और आपको ऐसा मिलता है कि वहां पर इवन 5 क्वेश्चंस हैं और सब 10-10 मार्क्स के हैं।
है ना। तो ये एकदम से कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे करें, फिर थोड़ा सा जो है घबराहट भी होने लग जाती है ना। बट इसीलिए आपको ये पैटर्न दिया जाता है कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर पूरा आएगा, आप इसी को समझ लो। अब आप बिल्कुल रेडी होके चले जाओ, आप इवन जो वेरी शॉर्ट में पूछा जा रहा है उसके लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर होके जाओ, तो ये चीजें आपको एग्जाम में जो है बहुत दिक्कतें देंगी, है ना। तो इसलिए अगर ऐसी चीजों को बिल्कुल अपने एग्जाम में नहीं लाने हैं, ऐसी दिक्कतें ना आए, तो पैटर्न को लेके बहुत ज्यादा क्लियर रहो कि मेरा पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा, मुझे इसी पैटर्न में क्वेश्चंस को आंसर करना है, तभी आप 3 आवर्स के अंदर 38 क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना इतने में? ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर को, एंड विद सेक्शन ए दैट इज एमसीक्यू बेस्ड। और यहाँ पर आपको मैं सारे आंसर राइटिंग पैटर्न टिप्स वगैरह सब कुछ देती रहूंगी बीच बीच में, तो बस आपको क्या करना है, फटाफट से क्वेश्चंस को आंसर करना है। आई होप सो कि आपने ये पेपर को पहले सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिल जाती है, वहां से आप पेपर भी देख सकते हैं। तो वहां पर बिना आंसर्स के आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, तो आप अपने लेवल पर उसको आंसर करके देखो, और फिर यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो सोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, कि करेक्ट आंसर क्या है, क्या क्या पॉइंट्स मुझे लिखने हैं अपने आंसर में। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है और आप पहले सॉल्यूशन को देख रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले आप पूरा सॉल्यूशन को देख लो और फिर उसके बाद में आप अपने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करो, 3 आवर्स का टाइमर लगा के, और बिना बुक्स कॉपीज को खोले और ना ही लेक्चर को देख के। एक बार आपने लेक्चर देख लिया ना, अब बस आंसर वगैरह लिखना अपना स्टार्ट कर दो, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। आप देख पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना क्या चीज़ आपको वर्क करनी है, किन चीज़ों के ऊपर कौन सी चीज़ आपकी अच्छी जा रही है, तो ये समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ना, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर एवरीथिंग? सो स्टार्ट करें, चलो क्वेश्चन नंबर 1। Activities which are determined by the accidents of birth and do not involve any choice on the part of individual concerned are known as। वो एक्टिविटीज जो कि आपके बर्थ से डिटरमाइन की जाती हैं और इसमें आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी या सब्जेक्टिव आइडेंटिटी, एस्क्रिप्टिव और नन ऑफ दीज। मतलब डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव, एस्क्रिप्टिव या नन ऑफ दीज। देखो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, ऑप्शंस भी बताऊंगी, आपको मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। मुझे हर एक स्टूडेंट के आंसर चाहिए होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आप मुझे आंसर बताएंगे, जैसे मान लो आपको फर्स्ट का आंसर ए लगता है तो आप कमेंट में फर्स्ट ए लिखेंगे, मान लो आपको सेकंड का आंसर बी लगता है तो आप 2B लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे आप सबके आंसर्स चाहिए। ऐसे समझ लो कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, यहाँ KBC और मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और आप लोग को आंसर बताना है, फिर मैं यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी, तो आप क्रॉस चेक कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो बताओ मुझे फटाफट कि वो जो एक्टिविटीज हमारे बाय बर्थ डिटरमाइन होती हैं, उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, या इस तरह से जो मतलब एक्टिविटीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव, एस्क्रिप्टिव या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, फटाफट बताओ, A, B, C या D। एंड द आंसर इज ऑप्शन C, दैट इज एस्क्रिप्टिव। इसे हम क्या बोलते हैं? एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसको हमने अपनी चॉइस से नहीं बनाया होता है, बल्कि दीज थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय आवर बर्थ, कि हमारा बर्थ जिस भी फैमिली में हुआ है, जिस भी रीजन में, जिस भी कंट्री में हुआ है, उस तरीके से। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट फाइनेंस कमीशन व्हिच इज सेट अप एवरी dash years to decide on sharing of tax revenues between center and states. Each 5-year plan also involves detailed state plans prepared by the State Planning Commission of each state. तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइनेंस कमीशन कितने सालों में बनती है जिससे टैक्स रेवेन्यू सेंटर और स्टेट के बीच में डिटरमाइन किए जाते हैं। एंड दी ऑप्शंस आर, ठीक है, 5, 7, 10 या 9, ये ईयर्स में है ना, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या 9 ईयर्स। बताओ फाइनेंस कमीशन है वो कितने हर साल में वापस से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? फटाफट बता दो मुझे क्या होगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि हर एक 5 ईयर प्लान के अंदर स्टेट के क्या प्लान्स होंगे, जैसे स्टेट प्लानिंग कमीशन हर स्टेट की डिटरमाइन करती है, ठीक है। ऑप्शन ए दैट इज 5 ईयर्स। तो हर एक 5 ईयर्स के अंदर जो है फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाता है, जो कि सेंटर
स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग को डिसाइड करती है। और हर 5 ईयर में जो प्लान बनता है वो प्लानिंग कमीशन मतलब बनाया करती थी, और यहाँ पर स्टेट के प्लान्स को भी प्रिपेयर किया जाता था जो स्टेट प्लानिंग कमीशन बनाती थी। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा कंफ्यूज किया है फाइनेंस कमीशन स्टेट प्लानिंग कमीशन में, बट यहाँ पर आपको 5 आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, इवन दोनों ही हर 5 मतलब दोनों नहीं, जो फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल में बनती है। ठीक है, और स्टेट की जो फाइनेंस कमीशन होती है वो भी हर 5 साल में बनती है। क्लियर? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स विद इन अ मार्केट सिस्टम, द फिनोमेना इज नोन एज। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको प्राइवेटली ओन करके रखा हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो बनाया जा सके। इस तरह के सिस्टम को या इस तरह के फिनोमेना को क्या बोलेंगे? कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इंपीरियलिज्म या कॉलोनाइजेशन? आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, मैंने आपको क्वेश्चन भी रीड करके बता दिया, आप थोड़ा सोच समझ के आंसर बताओ कि क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज कैपिटलिज्म। क्योंकि कैपिटलिज्म में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना उसको प्राइवेटली ओन किया जाता है और साथ ही साथ में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो मार्केट से कमाया जाता है। इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 refers to non-interference of the government in the working of the free market dash, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि dash refers to, यहाँ पे मान लो dash refers to non-interference of the government in the working of the free market। क्या ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने से रोकती है या एक तरह से मना करती है इन दी वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट, कि मार्केट जैसे चल रहा है चलने दो, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसी चीज है? एंड दी ऑप्शंस आर लेजर्स फेयर, अर्बनाइजेशन, ग्लोबल मार्केट या प्री कैपिटलिस्ट। फटाफट बता दो मुझे क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो। कब मार्केट में जब मतलब कौन सी ऐसी चीज होती है जो मार्केट में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने से मना करती है, या कौन सा ऐसा आइडिया होता है जो ये बोलता है कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? लेजर्स फेयर होता है, अर्बनाइजेशन होता है, ग्लोबल मार्केट होता है या प्री कैपिटलिस्ट होता है? एंड द आंसर इज यस, वेरी सिंपल ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा? ए, दैट इज लेजर्स फेयर। लेजर्स फेयर होता है ना कि गवर्नमेंट जो है फ्री ट्रेड, लेजर्स फेयर का मतलब ही होता है फ्री ट्रेड, है ना, जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अर्बनाइजेशन तो जहां अर्बन एरियाज में लोग आके रहने लग जाते हैं, ग्लोबल मार्केट इज रिलेटेड विथ योर ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल। एंड प्री कैपिटलिस्ट तो इसमें आएगा ही नहीं, है ना, प्री कैपिटलिस्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। क्लियर? चले आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज अ टर्म that refers to the structure or distribution of land holdings. 4 terms you have: industrial structure, agrarian structure, infrastructure या urbanization। इनमें से क्या ऐसा है जो कि स्ट्रक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के बारे में बताता है? बताओ मुझे फटाफट, रीड करना है, एक बार और रीड कर लो, मैं थोड़ा शांत रहती हूँ यहाँ पे। and you have to tell me the correct answer in the comment section, and the correct answer here is option B, that is agrarian structure। agrarian structure के अंदर distribution of land holdings के बारे में बताया जाता है ना, कि कितनी लैंड कहाँ पर किसके पास में है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो the correct answer is option B, that is your agrarian structure। Now comes question number 6। in which period there was a growth of autonomous women's movement? You have studied about women's movement, तो autonomous women's movement भी होती हैं, है ना, और autonomous women's movement कौन से टाइम पीरियड से स्टार्ट होती हैं? 1950s, 1960s, 1970s या 1980s? एंड दी आंसर here is, जल्दी से बताओ फटाफट, A, B, C, D। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? एंड दी करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन सी, दैट इज 1970s। यहाँ से हमको ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट देखने को मिलती है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का रोल नहीं होता है। क्लियर? Now, question number 7. M.S. Rao explained how many types of impact on villages by urbanization in India. M.S. राव बताते हैं कि जब इंडिया में अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो विलेजेस पर भी होता है। तो कितने टाइप ऑफ इम्पैक्ट के बारे में उन्होंने बताया है? 1 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप या 5 टाइप? बताओ, सोचो थोड़ा सा, अपने दिमाग पर प्रेशर डालो, इवन प्रेशर नहीं डालो, मतलब सोचो कि आपने क्या पढ़ा हुआ था अपनी क्लास के अंदर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
बी दैट इज 3 टाइप्स ऑफ। एक तो वो मेट्रो के बारे में बताते हैं, एक वो बताते हैं जब विलेजेस में कोई इंडस्ट्री आ जाती है, जब विलेज के पास में कोई इंडस्ट्री लग जाती है तो कैसे सारी चीजें होती हैं, है ना। तो 3 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट को जो है एमएसए राव बताते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी वो सेटअप इन, आपको बताना है नेशनल प्लानिंग कमेटी कब सेटअप होती है, 1936, 1938, 1940 या 1942। फटाफट बता दो मुझे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी को कब सेटअप किया जाता है। ये थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी दैट इज 1938। यही नेशनल प्लानिंग कमेटी 1950 में जाके 1950 में जाके क्या बन जाती है, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन फिर क्या बनाती है, 5 ईयर प्लान्स। क्लियर, ये याद रखना। ये चीज मान लो क्वेश्चन में पूछी जाए कि बाद में जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी कमीशन या कौन सी कमेटी बन जाती है और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए प्लानिंग कमीशन का क्या काम क्या था, ये आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हम स्किप कर देते हैं पढ़ते पढ़ते, बट इन पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट अटेम्प्ट at printing books using modern technologies begin in which of the following places। पहला अटेम्प्ट जहाँ पे बुक्स को प्रिंट किया जाता था मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करके, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका। फटाफट बताओ दो कहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज यूरोप। जनरली बहुत सारी चीज़ें जो जिनका स्टार्ट जो है वो यूरोप से ही होता है। बहुत बार हम अमेरिका सोच लेते हैं, बट ज़्यादातर चीज़ों का स्टार्टिंग जो है वो यूरोप से हुआ है। जैसे आप रेनेसा देख लो, आप कॉलोनियलिज्म देख लो, कैपिटलिज्म देख लो, तो ये चीज़ें ना यूरोप से ही स्टार्ट हुई हैं, तो याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10, संबत कौमुदी in Bengali in the year 1821 was published by। आप बताओ मुझे कि संबत कौमुदी जो बंगाली में थी 1821 में इसको पब्लिश किया जाता है, कौन पब्लिश करता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या स्वामी विवेकानंद। बताओ फटाफट बता दो मुझे कि किसने जो है संबत कौमुदी को बंगाली में पब्लिश किया था। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन, जल्दी जल्दी बताओ, ए बी सी या डी, एंड यस सी दैट इज राजा राम मोहन रॉय। ये जो है संबत कौमुदी को बंगाली में पब्लिश करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना कि आपको बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस दिए रहते हैं ना छोटे छोटे, तो वो बॉक्सेस में कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, हम उन बॉक्सेस को मिस कर देते हैं, बट बहुत बार उनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, इवन प्रीवियस ईयर भी आए थे। ठीक है, तो इसलिए ये बॉक्सेस वगैरह को जो है अच्छे से याद रखना। क्लियर, तो संबत कौमुदी आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11 दैट सेज कि इन इंडिया इल्बर्ट बिल एगिटेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डैश। आपको ये बताना है कि इंडिया के अंदर इल्बर्ट बिल एगिटेशन होता है, ठीक है, ये तो हमको पता है, बट ये इल्बर्ट बिल एगिटेशन लेकर कौन आता है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर अमेरिकन्स, डच, ब्रिटिश या इंडियंस। क्लियर, फिर से पढ़ दूं, अमेरिकन्स, डच, ब्रिटिश या इंडियंस। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, फटाफट बताओ, इंडिया में बिल को लेके एगिटेशन होती है, बट कौन लेकर आता है एगिटेशन, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी दैट इज ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो हैं वो इल्बर्ट बिल एगिटेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द ग्लोबलाइजेशन हैज क्लोज लिंक्स विद। ग्लोबलाइजेशन के क्लोज लिंक्स किसके साथ में थे, इंटरनेशनल डायमेंशंस, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, मीडिया इंडस्ट्री या स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, फटाफट बता दो मुझे कि ग्लोबलाइजेशन के क्लोज लिंक्स होते हैं तो किसके साथ में होते हैं, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के साथ, मीडिया इंडस्ट्री के साथ, स्ट्रक्चरल चेंजेस या इंटरनेशनल डायमेंशंस। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन यस बी दैट इज कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन आता है ना तो पूरा वर्ल्ड जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर पाता है, तो कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन भी यहीं से आती है, मीडिया इंडस्ट्री नहीं होगा, ना ही स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो तो हमने ब्रिटिशर्स के कंसेप्ट में पढ़ा और इंटरनेशनल डायमेंशन भी नहीं, बट क्लोज लिंक्स की अगर हम बात करें तो दैट इज विद द कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। Now question number 13 that the concept of Sanskritization and dominant caste is a process of change was coined by। एक संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट और दूसरा डोमिनेंट कास्ट कि डोमिनेंट कास्ट की वजह से जो है चेंजेस आते हैं, ये दोनों किसने दिए थे, ये दोनों कंसेप्ट किसने कॉइन आउट किए थे। एंड दी ऑप्शंस आर ज्योतिबा फुले, पेरियार, एम एन श्रीनिवास या डी अयन कली।
बता दो फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर 14 का, ए बी सी या डी? किसने कॉइन आउट किया था संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट टर्म को? एंड दी करेक्ट आंसर इज यस ऑप्शन सी, दैट इज M.N. श्रीनिवास। ये तो याद रखना, इस पर तो क्वेश्चन आते ही है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 14, द आदिवासी ट्रेडेड, आदिवासी ट्रेड करते थे ये हमको पता है, पर किस में ट्रेड करते थे, है ना? सॉल्ट में करते थे क्या, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस में करते थे, या एलिफेंट्स में करते थे, या ऑल ऑफ दीज? ठीक है, आदिवासी ट्रेड करते थे, काय में करते थे? सॉल्ट में करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में करते थे, एलिफेंट्स में करते थे, या ऑल ऑफ दीज, सभी में करते थे, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, फटाफट बताओ, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जिसको भी ऐसा कुछ लगा था कि इन तीनों में से कोई एक होगा, बट द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीजों में ट्रेड वो लोग करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी लेके जाते थे, एलिफेंट्स भी थे, और साथ ही साथ में सॉल्ट भी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डिपेंडेंट्स कंप्राइज ऑफ, डिपेंडेंट्स कौन होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ऑप्शन 1, यंग पीपल बिलो 15, जो कि 15 से नीचे, मतलब जिनकी एज होती है 15 से कम जिनकी एज होती है, तो वो लोग। ऑप्शन बी, ओल्ड पीपल अबव 65, जो कि ओल्ड हैं और 65 के ऊपर हैं वो। इन्फेंट्स एंड 70 प्लस ओल्ड पीपल, जो कि इन्फेंट हैं और जो 70 प्लस हैं, ठीक है। इन्फेंट समझते हो ना, छोटे छोटे बच्चे 1-2 साल के जो होते हैं वो, और जो 70 प्लस हैं, या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, जो मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं। फिर से देख लो, ध्यान से एक बार रीड कर लो कि डिपेंडेंट्स कंप्राइज ऑफ यंग पीपल बिलो 15, ओल्ड पीपल अबव 65, इन्फेंट्स एंड 70 प्लस ओल्ड पीपल, या ऑल ऑफ दी अबव। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन, जल्दी से बताओ, डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? देखो, यंग पीपल बिलो 15 में कौन आ गए आपके 0 to 15 वाले, ओल्ड पीपल सॉरी अबव 65 में आपके कौन आ गए 65 प्लस वाले पूरे, इन्फेंट्स में आ गए आपके 1-2 साल वाले, है ना, और 70 प्लस। तो ये 70 प्लस आपका इसके अंदर भी आ रहा है और 1 और 2 एज वाला आपका इसके अंदर भी आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। इज इट क्लियर? क्योंकि 70 प्लस वाले भी तो डिपेंडेंट्स ही होंगे ना, ऐसा नहीं सिर्फ 65 प्लस वाले डिपेंडेंट्स होंगे, 70 वाले भी होंगे ही, ठीक है, और इन्फेंट्स तो है ही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? आप मुझे बताओ कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसने अपने लाइवलीहुड को ही खो दिया, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं। एंड दी ऑप्शंस आर स्पिनर्स एंड ट्विस्टर्स, फिशर वुमेन, गन कलेक्टर्स, या ऑल ऑफ दी अबव। ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस किस ने अपने लाइवलीहुड्स को खो दिया था? स्पिनर्स, ट्विस्टर्स, फिशर वुमेन, गन कलेक्टर्स, या ऑल ऑफ दी अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज यस ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी के लाइवलीहुड को बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है ना, मार्केट एक्सपेंड होता है। जब मार्केट एक्सपेंड होगा तो सभी जो है ये सारी चीजों में ट्रेड वगैरह करने लग जाएंगे, तो जिनकी मोनोपोली होती थी उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लग गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, डैश कनेक्टेड इंडिया टू चाइना, पर्शिया, इजिप्ट एंड रोम। बताओ मुझे कि क्या ऐसी चीज है जिसने इंडिया को चाइना, पर्शिया, इजिप्ट, रोम इन सब के साथ में कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। सी रूट, सिल्क रूट, रेलवेज, या ट्रेड रूट, ठीक है। बताओ फटाफट से बता दो मुझे कि इंडिया को जो है इन सभी से कौन कनेक्ट करता है, चाइना, पर्शिया, इजिप्ट एंड रोम से। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज सिल्क रूट। जो सिल्क रूट होता है ना, वो इंडिया को कनेक्ट करता है बाकी सभी कंट्रीज के साथ में। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। विच सिटी इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? बताओ जल्दी से बता दो, सिंपल सिंपल से एमसीक्यूज है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन सी सिटी है जो कि इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, या कोलकाता? ये तो आपको पता ही होगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, द करेक्ट आंसर इज, तुक्का नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि ये वाला लगा देना है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं करना है, और ना ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना है जो हम लोग जनरली करते हैं। फटाफट सही आंसर बताओ मुझे क्या होगा? एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मुंबई। मुंबई को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट नोन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस?
इनमें से कौन सी है जो कि इंटरनेशनली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में बेस्ट है, मतलब जनरली जो इंटरनेशनल लेवल पर एनजीओज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है? ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स या ऑल ऑफ दी अबव? बताओ कौन सी एनजीओ इंटरनेशनल लेवल पर जो है बेस्ट मानी जाती है? क्या होगा करेक्ट आंसर, ए, बी, सी या डी? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, यस, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी इंटरनेशनल एनजीओज हैं और सभी बेस्ट नोन एनजीओज हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब हम आ चुके हैं हमारे सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे जो स्टूडेंट बताएगा ना उसको मैं टॉफी पार्सल करवाती हूँ घर तक, एड्रेस के साथ में आंसर बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 20, बताओ मुझे आंसर कि प्रीपेड कैश कार्ड्स वर बैंड बिकॉज, प्रीपेड कैश कार्ड्स जो होते थे ना उनको बैन कर दिया, क्यों बैन किया था आपको मुझे बताना है। ऑप्शन, इट लीड्स टू लॉस ऑफ टैक्स, द गवर्नमेंट वांटेड टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडिया, criminals could easily escape being caught, operations were losing their business। ठीक है, मतलब जो पहले इंडिया में प्रीपेड कैश कार्ड्स वगैरह चलते थे लेकिन बाद में बैन कर दिया। पहला कारण ये हो सकता है कि क्योंकि इसकी वजह से टैक्स लॉस हो रहा था, लोग टैक्स नहीं भर रहे थे। दूसरा, गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजी लाना चाहती थी इंडिया में, इसलिए उसने प्रीपेड कैश कार्ड्स को बैन कर दिया। तीसरा, क्रिमिनल्स जो हैं उनको हम जल्दी पकड़ सकते हैं जो कि जनरली बच जाते थे, तो इसलिए हमने उसको बैन कर दिया। एंड फोर्थ इज की ऑपरेशंस जो हैं वो अपना मतलब दे वर लूजिंग देयर बिजनेस, जो भी सारे ऑपरेशंस वगैरह हो रहे थे कहीं ना कहीं उनका बिजनेस उतना ज़्यादा सही नहीं चल रहा था, तो इसलिए बैन कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन, जल्दी से बताओ, ऑप्शन सी, दैट इज क्रिमिनल्स कुड इजीली कॉट और एस्केप बीइंग कॉट। मतलब इसका ये कारण था कि जनरली क्या होता था कि क्रिमिनल्स वगैरह जो है ना वो भाग जाते थे और पकड़ाई में नहीं आते थे इसकी वजह से, तो अब क्योंकि हमने बैन कर दिया तो वो बहुत जल्दी पकड़ाई में आ जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ये थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज किया था स्टार्टिंग के पहले कि बहुत टफ है, बट आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे। आई होप सो आपको सेक्शन ए जिसमें हमने 20 एमसीक्यूज को आंसर किया वो क्लियर हुआ है और उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो अब मैं आपको एमसीक्यूज के बारे में बताऊं कि एमसीक्यूज सिंपल भी हो सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत टफ भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत मॉडरेट भी पूछे जा सकते हैं, सभी का मिक्स होता है। जनरली अभी तक आपने इतने सारे सैम्पल पेपर्स देखे तो कहीं पे हमने बहुत सिंपल भी किए, कहीं पे हमने बहुत टफ वाले भी किए, बट एवरीथिंग इज ईजी अगर आपको सब कुछ आता है तो, है ना? तो अगर आपने चैप्टर्स को सारा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और रीड किया हुआ है, जो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि अगर आप चैप्टर्स को रीड नहीं कर रहे हो ना आप बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे और आप सही आंसर जानते हुए भी शायद ना लगा पाओ। तो इसीलिए ना चैप्टर्स को रीड करो, वो चीज आपको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो एमसीक्यूज के लिए तो मैं मेनली बस एक ही चीज बोलती हूँ कि आप चैप्टर्स को रीड करो। आप जितना ज्यादा चैप्टर्स को रीड करोगे और शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ऐसा नहीं है चैप्टर रीड कर लिया बस हो गया, शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर दो, उतना अच्छे से आप एमसीक्यूज को बहुत जल्दी कर पाओगे। मतलब 20 क्वेश्चंस को आप 20 मिनट्स में भी आंसर कर सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो, वरना बहुत लोगों को इन 20 क्वेश्चंस में 1 घंटा लग जाता है और फिर बाकी हम सब्जेक्टिव पार्ट को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, फिर हमारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए 20 एमसीक्यूज हैं, ऐसा भी नहीं है कि थोड़े बहुत हैं, 20 मार्क्स के हैं, तो आपको 20 मार्क्स अगर सिक्योर करने हैं तो इसके ऊपर अच्छे से फोकस करो। बहुत बार एमसीक्यू समझ में नहीं आते, हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं और कुछ भी आंसर लगा देते हैं, बट पूछा कुछ और जा रहा होता है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, 1 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको भी क्लियर है और कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। कोई भी डाउट है किसी भी चीज में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। अब हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन बी पे, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसके अंदर हमको 9 क्वेश्चंस को आंसर करना है जो कि 2 मार्क्स के हैं, दैट इज टोटल 18 मार्क्स, और आपको हर एक क्वेश्चन को 30 वर्ड्स में आंसर करना है। कितने वर्ड्स में? 30 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना है। तो ये 30 वर्ड लिमिट को याद रखना। बहुत बार हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, भावना में मत बहना, ठीक है। और जो है जितना पूछा जा रहा है बस उतना ही आंसर करना, क्योंकि अगर आप 50 वर्ड्स भी लिखोगे ना तो वो आपको 3 मार्क्स तो देंगे नहीं, देंगे वो आपको 2 मार्क्स ही। तो बेटर है कि जितना पूछा जा रहा है बस उतनी सी चीज लिखो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमको और भी चीजें आंसर करनी है, एक ही चीज तो आंसर करना नहीं है सिर्फ सेक्शन सी। तो इसीलिए जितना पूछा है बस उतनी उस चीज को थोड़ा सा लिख दो 30 वर्ड्स में,
30 से एक्सीड मत करो, 25-30 के बीच में ही रहो, ठीक है, और उसको लिख के फटाफट 2-3 पॉइंट एंड दैट्स इट, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाओ। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे। 9 क्वेश्चन हैं बट वर्ड लिमिट बहुत कम है। क्लियर, करें स्टार्ट, देखें एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन नंबर 21, Why did Malthus believe that mass death caused by famines and epidemic were inevitable? माल्थस को ऐसा क्यों लगता था कि फेमाइन्स और एपिडेमिक्स की वजह से जो भी डेथ्स होने वाली हैं वो इनएविटेबल होंगी, मतलब हम उसको नहीं रोक सकते हैं? तो आप बताएंगे कि माल्थस के लिए एक होते हैं पॉजिटिव चेक्स, ठीक है, देयर आर पॉजिटिव चेक्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ फेमाइन्स एंड डिसीजेस। मतलब कि एक क्या होता है ना कि नेचर अपने बैलेंस को बना के रखने के लिए खुद ही से कुछ ऐसी चीजें करता है, तो फेमाइन्स आ जाते हैं, एपिडेमिक्स आ जाते हैं, डिसीजेज हो जाते हैं, डिजास्टर्स हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये एक नेचर का तरीका है इम्बैलेंस को ठीक करने का, जो कि फूड सप्लाई और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से आया है। तो इसीलिए माल्थस के अकॉर्डिंग मास डेथ जो कि फेमाइन्स और एपिडेमिक्स से होगी उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसमें अगर आप सोचो कि मैं माल्थस की थ्योरी बताने बैठ जाऊं तो आपने कर दी पूरी वर्ड लिमिट एक्सीड। आप 200 वर्ड्स लिख दोगे और आपको मिलेंगे सिर्फ 2 नंबर, है ना, और वो भी कट जाएंगे कि आपने फालतू का इतना सारा क्यों लिखा है। तो आप सिर्फ मतलब जो पूछा गया ना ऑन टू द पॉइंट बस वही लिखो। माल्थस ने क्यों ऐसा माना था कि एपिडेमिक्स और फेमाइन से जो मास डेथ होगी उसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि देखो For Malthus, there are positive checks to population growth in the form of famines and epidemics. These are the nature's way for dealing with the imbalances between food supply and increasing population, which humans can't control. बस यही तो लिखना है कि नेचर अपने तरीके से उस इम्बैलेंस को ठीक कर रहा है जो कि ह्यूमन के कंट्रोल के अंदर है ही नहीं, तो इसीलिए भैया इनएविटेबल है। बस इतना, इससे ज्यादा कोई नहीं लिखेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 22, दैट व्हाट इज द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो इसमें बताएंगे कि रिप्लेसमेंट लेवल को थोड़ा सा हमको डिफाइन करना है ना। सो द रिप्लेसमेंट लेवल इज द रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशन टू रिप्लेस द ओल्डर वंस दैट आर डाइंग आउट। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 100 है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस 100 पॉपुलेशन में से मान लेते हैं कि 70 पीपल जो हैं दीज आर दी ओल्ड पीपल। अब ये ओल्ड पीपल हैं 80-90, इंडिया के केस में अगर हम देखें तो 80-90 तक आते आते कहीं ना कहीं इनकी डेथ हो ही जाएगी, ऑब्वियस है। अब ये धीरे धीरे करके डाई आउट होते जाएंगे। मान लेते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बचती है, अप्रोक्सीमेटली 45, है ना। तो अब हमको क्या चाहिए, न्यू जनरेशन चाहिए, है ना, जो कि ये जो पीपल डाई हो रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, ताकि वो उनको रिप्लेस कर सके। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर 55 चाइल्ड्स की मतलब 55 चिल्ड्रन का बर्थ होता है, ठीक है, मतलब चाइल्ड्स बर्थ लेते हैं, तो ये टोटल मिला के फिर से कितने हो जाएंगे, 100, है ना, ये टोटल फिर से 100 हो जाएंगे। तो ये होती है कि न्यू जनरेशन हमको चाहिए ओल्ड जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए, जो कि एक दिन डाई आउट हो ही जाएगी। दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट लेवल। एग्जाम्पल केरल, इंडिया में केरल जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल के बहुत ही ज्यादा पास में है। ये आप बताओगे, केरल सिर्फ नहीं लिखोगे, आप बताओगे कि केरल इन इंडिया इज द स्टेट दैट इज मोस्ट नियर टू द रिप्लेसमेंट लेवल। क्लियर, तो बस छोटी सी डेफिनेशन ही देनी और एक आध एग्जाम्पल दे देना। क्लियर, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अपार्थीड। आपको बताना है अपार्थीड से आप क्या समझते हैं। अपार्थीड आपने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। सो देखो, अपार्थीड वाज अ पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका while it was under white minority rule. This policy governed the relations between South Africa's white minority and non-white majority and sanctioned racial segregation and political and economic discrimination against non-whites. अफ्रीका में देखो, अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स ने मतलब अफ्रीका को भी ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ था, और ब्रिटिशर्स कौन थे, वाइट पीपल। और अफ्रीका में ज्यादातर जो उनके ओरिजिनल पीपल थे दे वर नॉट द वाइट वन, ठीक है। तो व्हाइट और नॉन व्हाइट यहाँ अफ्रीका में अब प्रेजेंट है। व्हाइट्स माइनॉरिटी में है, ठीक है, और ये जो नॉन व्हाइट है या ब्लैक है ये मेजॉरिटी में है। बट स्टिल ये जो व्हाइट पीपल है ना, ये इन ब्लैक के साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटरी पॉलिसीज लेकर आते थे, और ये डिस्क्रिमिनेशन जो था वो रेशियल बेसिस पर था। यानी रेशियल मतलब आपके कलर के बेसिस पर।
क्लियर। तो इस तरह के एक पूरे सिस्टम को जो कि अफ्रीका में चल रहा था उसको बोला जाता है अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है? एक पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम दैट वाज प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका व्हेन अफ्रीका वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। इज इट क्लियर? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हु एस्टैब्लिश्ड सत्यशोधक समाज एंड व्हाई। आपको ये बताना है कि सत्यशोधक समाज किसने एस्टैब्लिश किया था और क्यों एस्टैब्लिश किया था। तो हम बताएंगे कि ज्योतिबा फुले denounced the injustice of the caste system and scorned its rules of purity and pollution in 1873. He founded the Satyashodhak Samaj, that is the Truth Seeker Society, which was devoted to securing human rights and social justice for low caste people. देखो बहुत ज़्यादा जो है ये प्योरिटी और पोल्यूशन वाली चीज़ें चल रही थी, मतलब 90s में क्या था कि ज़्यादातर लोग जो है अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिस करते थे। कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्रिवलेंट हो चुका था कि मतलब एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा इंजस्टिस हो रहा था सोसाइटी के अंदर। तो ज्योतिबा फुले जो है इन चीज़ों को डिनाउंस करते हैं 1873 में और वो सत्यशोधक समाज एस्टैब्लिश करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, हु एस्टैब्लिश्ड? सो ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। एंड why he established a Satyashodhak Samaj, that is the Truth Seeker Society. It was for securing the rights or human rights and social justice for the low caste people. क्लियर? तो यहाँ पर आप इस तरीके से इस आंसर को लिखेंगे। चाहे तो इसको 2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं कि ज्योतिबा फुले एस्टैब्लिश्ड सत्यशोधक समाज, फिर वाई का आंसर एक लाइन छोड़ के। क्लियर? पर हाँ हाईलाइट जरूर करना, जैसे ये मैं करती रहती हूँ ना, आपके अंडरलाइन वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैसे। क्लियर? नाउ व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। अब आपको ये बताना है कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पर हुआ था उससे इंडियन इंडस्ट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ा था। ये तो हमको आता है ना क्वेश्चन का आंसर। तो आप बताएंगे कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया में क्या हो गया था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ सेक्टर्स में, जैसे हमारा कॉटन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। और हमारे जो इंडस्ट्रीज़ थी या इंडियन विलेजेस इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, सूरत, मसूलीपट्टनम, मतलब सिटीज़ का डिक्लाइन होने लग गया और जो इंडियन विलेज इंडस्ट्रीज़ थी हमारी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हैंडलूम वगैरह चलता था। तो जब ये ब्रिटिशर्स ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह से इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली इंडिया की जो इंडिजिनस विलेज क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी इंडिजिनस, वो सारी की सारी डिक्लाइन हो जाती हैं। क्लियर? तो क्या होता है इंडिया में? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, फटाफट इनके आंसर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई कोस्टल सिटीज वर फेवर्ड बाय द कॉलोनियल रूलर्स। जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो कोस्टल सिटीज को फेवर क्यों करते थे? अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि कोस्टल सिटीज जो होती थी ना वो कॉलोनियल रूलर्स यूज करते थे ट्रेड के लिए, ट्रेड करने के लिए। इजीली यहाँ से हम प्राइमरी कमोडिटीज या रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर सकते थे और साथ ही साथ में जो चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते थे उसको हम इंपोर्ट कर सकते थे। तो जैसे मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गई, ये सभी हमारी मेजर पोर्ट सिटीज हुआ करती थी। ठीक है, जैसे दिस इज द इंडियन पेनिनसुला, है ना। यहाँ पे होगी आपकी मुंबई, मान लेते हैं, यहाँ पे होगी आपकी चेन्नई मद्रास और ये यहाँ पर होगी आपकी कोलकाता, एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या होता था, यहाँ से ब्रिटिशर्स, जैसे मान लो यहाँ पे ब्रिटेन है, मान लो, ठीक है, तो वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे यहाँ ब्रिटेन में, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे और फिर उसको मैन्युफैक्चर करके इंडिया में ही सप्लाई कर देते थे बहुत ज्यादा रेट्स पे। क्लियर? तो मतलब हमारे यहाँ से पूरा रॉ मटेरियल ले गए सब कुछ हमारे यहाँ से बनाने के लिए, बना लिया और फिर बाद में हम ही बेच दिया ज्यादा रेट करके। क्लियर? तो वो जो है ट्रेड करने के लिए इन कोस्टल सिटीज को यूज करते थे। तो इसीलिए कॉलोनियल इंडिया में जो कोस्टल सिटीज होती थी वो बहुत ज्यादा फेवर की जाती थी, यहाँ से ट्रेड बहुत ही इजीली हो सकता था। क्लियर? चलो आगे बढ़े। मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये लिखना मत भूलना कि ये तीन जो है मेजर पोर्ट सिटीज हुआ करती थी।
नाउ विच सिटीज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया एंड व्हाई, कौन कौन सी सिटीज ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डेवलप करी थी और क्यों डेवलप करी थी। तो अगेन यही आ जाएगा आंसर में, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, अभी हमने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता लिखा था जो कि उनके बाद के नाम थे, बट पहले देवर बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। ठीक है, तो यही सिटीज को उन्होंने डेवलप किया था। क्यों? अगेन ट्रेड के ही लिए। तो जो रॉ कॉटन, मतलब दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रॉ कॉटन था उसको शिप करते थे यहाँ से और एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, एंड मतलब रॉ कॉटन को बॉम्बे से एक्सपोर्ट किया जाता था और आपका जो कलकत्ता है वो जूट एक्सपोर्ट करता था टू डुंडी, और मद्रास जो है वो कॉफी, शुगर, इंडिगो डाइज ये सब ब्रिटेन को सेंड आउट करता था, मतलब एक्सपोर्ट करता था। तो इसीलिए ये सिटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, तो इसीलिए उन्होंने इन 3 सिटीज़ को डेवलप किया था। क्लियर? तो देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्यों जो कोस्टल सिटीज़ थी या पोर्ट सिटीज़ थी उनको फेवर किया जाता था, और दूसरा कौन सी सिटीज़ को डेवलप किया और क्यों किया। ठीक है, तो दोनों में हमारा आंसर वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा हमको उसको चेंजेस कर देना है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ हैज द फॉर्मेशन ऑफ AITUC मेड द कॉलोनियल गवर्नमेंट मोर कॉशियस इन डीलिंग विद द लेबर। AITUC फॉर्म होता है, ट्रेड यूनियंस की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? ट्रेड यूनियंस की। अब AITUC भी वन ऑफ द ट्रेड यूनियन है। ठीक है, तो वो बोलते कि जब AITUC फॉर्म हुआ था तो उससे कॉलोनियल गवर्नमेंट लेबर को लेके और ज्यादा कॉशियस हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? तो आपको बताना कि AITUC में क्या सारी चीजें थी ऐसी। The formation of AITUC made the colonial government more cautious in dealing with the labor because it attempted to grant workers some concessions in order to contain unrest. In 1922, the government passed the 4th Factories Act, which reduced the working day to 10 hours. And in 1926, the Trade Unions Act was passed, which provided for registration of trade unions and proposed some regulations. देखो, जो AITUC थी उसके अंदर क्या एक चीज़ की गई कि यहाँ से जो वर्कर्स वगैरह थे उनको कुछ कंसेशंस वगैरह प्रोवाइड करते थे ताकि जो भी अनरेस्ट वगैरह हो रहा है वो ना हो। 1928 में 4th फैक्ट्रीज एक्ट आता है, उससे वर्किंग आवर्स 10 आवर्स कम कर दिए जाते हैं, और 1926 में फिर ट्रेड यूनियंस एक्ट आता है जिससे जो भी ट्रेड यूनियन होगी उसका रजिस्ट्रेशन और कुछ रेगुलेशंस रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी, बट क्यों किया? क्योंकि AITUC था। AITUC ने कुछ मतलब जिस तरीके से पूरा अनरेस्ट वगैरह हो रहा था, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक्स पर आ चुके थे क्योंकि उनकी नीड्स पूरी नहीं होती थी, तो फिर बाद में AITUC फॉर्म होता है इन चीज़ों को कंटेन करने के लिए। और उनका कहना यह था कि अगर आप हमारी डिमांड्स को पूरी करोगे तो हम जो है किसी भी तरह के स्ट्राइक और इन सारी चीज़ों को होने नहीं देंगे। तो फिर जो है गवर्नमेंट, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके अंदर नोट करनी है कि AITUC क्या था, कब बना था, ये भी जरूर इसके अंदर लिखना, और उनने क्या चीज़ें बोली थी गवर्नमेंट से। तब गवर्नमेंट ने लेबर को लेके कॉशियस होकर ये 2 स्टेप्स उठाई, एक 1922 का 4th फैक्ट्रीज एक्ट और एक 1926 का ट्रेड यूनियंस एक्ट। क्लियर? याद रहेगा ना? अच्छे से लिखोगे? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। द न्यू सोशल मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, हाउ? हमको बताना है न्यू सोशल मूवमेंट्स ओल्ड सोशल मूवमेंट से डिफरेंट कैसे है। ये क्वेश्चन को मैंने आपको एक लॉन्ग टाइप में भी करवाया है, मतलब जब हमने प्रैक्टिस पेपर्स को हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसी तरह के क्वेश्चन को मैंने लॉन्ग में भी लिया है, यानी सेक्शन डी या सेक्शन सी में। तो मतलब पर्पस ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आ जाता है तो आप कैसे आंसर लिखोगे, और अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आप कैसे आंसर लिखोगे, तो दोनों आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये जो हमारे सेक्शन बी था ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे हमने देखा कि व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है 200 वर्ड्स में, बट अगर वो 2 मार्क्स में आ जाता है तो आपको उसको कैसे छोटे से छोटा करके लिखना है। क्लियर? तो आपको ये एक प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाएगी, और कोशिश करना कि जब आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को लिख रहे हो तो आप उसमें क्या करो कि कुछ जैसे ईयर लिखो, कोई जैसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे सत्यशोधक समाज है, अब उनने तो पूछा हु एस्टैब्लिश्ड, तो ज्योतिबा फुले एस्टैब्लिश्ड कब, तो वो फिर ईयर भी लिख दो उसके साथ में। AITUC तो कब फॉर्म हुई, तो इस दिन फॉर्म हुई थी, ये उसकी चीजें थी, और फिर बाद में गवर्नमेंट 2 एक्ट लेकर आती है, अब कौन से एक्ट थे तो उसके नाम लिख दिए। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना फैक्चुअल वाली, वो अगर आप अपने आंसर में डालते हो तो वो जल्दी मतलब
आपको और ज्यादा मार्क्स उससे मिल जाते हैं। ज्यादा का मतलब ये कि मान लो 1 मार्क आ रहा था तो देखा कि यार ये भी सारी चीजें नोट की हुई हैं, तो फिर वो आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स भी दे सकते हैं। क्लियर? आपको ये चीज पता होगी ना कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट अगर आपका आंसर बहुत अच्छा है, आपने सारी चीजों को नोट किया है, तो बिल्कुल मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेमतलब वो आपके मार्क्स काटेंगे। क्लियर? चलो अब इस क्वेश्चन के और आंसर को देखते हैं, फिर सेक्शन सी को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप बताओगे कि जो ओल्ड सोशल मूवमेंट्स थी, देखो बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर ये है कि ये बात करते थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर रिलेशंस की। पॉलिटिक्स इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रेम के अंदर काम करती थी, लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट्स थी वो बात करती थी चेंजिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर इन दी सोसाइटी एंड अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज जैसे क्लीन एनवायरनमेंट। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है दोनों के डिफरेंस में वो ये है कि ओल्ड सोशल मूवमेंट्स पावर रिलेशंस की बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, इसके अंदर क्लासेस हमको देखने को मिलती हैं, क्लास बेस्ड स्ट्रगल्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस भी हमको देखने को मिलता है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। लेकिन अगर आप न्यू सोशल मूवमेंट्स की बात करो तो यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं है, दे जस्ट टॉक अबाउट चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी एंड सेकेंड दे टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये 2 मेजर डिफरेंस हैं दोनों मूवमेंट्स के बीच में, ये हमेशा आपको याद रखना। अब चाहे जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट में आए या चाहे लॉन्ग में आए, ये 2 चीज तो आपको लिखनी ही लिखनी है। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। एक आध मूवमेंट का एग्जांपल दे देना, जैसे ओल्ड सोशल मूवमेंट है तो एग्जांपल दे देना वर्कर्स मूवमेंट, है ना, इसमें क्या एग्जांपल दे दोगे? वर्कर्स मूवमेंट। न्यू सोशल मूवमेंट है तो इसमें दे देना जैसे कि मूवमेंट्स फॉर क्लाइमेट चेंज या क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स है, इसमें कोई भी एक आप दे सकते हो कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे यहाँ पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके क्या रिपरक्यूशंस रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको बाद में उसके डिसएडवांटेजेस ना फेस करने पड़े तो हमको अभी से अपने क्लाइमेट को प्रिजर्व मतलब अच्छा जो है बना के रखना है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? इज इट क्लियर? सेक्शन बी तक सारी चीजें क्लियर है ना? तो सेक्शन ए भी हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा सेक्शन सी है उसमें है टोटल 6 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस है कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। तो टोटल कितने हो गए? 24 मार्क्स। अगर आप देखोगे ना तो आपके चारों सेक्शंस में से सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी सेक्शन में है तो वो यहीं पर है। सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी और सेक्शन डी 18 मार्क्स के हैं, यहां पर आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। तो सेक्शन ए और सेक्शन सी जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाले हैं, तो अच्छे से उनको आपको करना है, मतलब फटाफट उनको कर लेना, कंप्लीट कर लेना, छोड़ना मत उसे, ठीक है। तो ये आपको 24 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे और आपको 80 वर्ड्स में क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। मतलब आंसर आप कितने वर्ड्स में लिखोगे? 80 वर्ड्स में। तो ये एक चीज याद रखना, बहुत बार हमारे मन में रहता है कि 4 मार्क्स ही तो मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो हम ना बस क्या करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट लिखा, ये सेकंड पॉइंट लिखा, ये थर्ड पॉइंट लिखा एक एक लाइन में, ठीक है, और ये फोर्थ पॉइंट लिखा, और हमको लगता है बस हमारे मार्क्स मतलब हो गए, कंप्लीट है, ये 4 मार्क्स मतलब 4 पॉइंट्स लिख दिए, हमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको मिलेगा कितना पता है? 2 मार्क्स, क्योंकि आपने 4 पॉइंट्स तो लिखे हैं लेकिन आपने इस 80 वर्ड लिमिट को कंप्लीट नहीं किया है या फुलफिल नहीं किया है, तो वो 80 वर्ड लिमिट्स को याद रख के ही अपने क्वेश्चंस को आंसर करना, ठीक है। 80 to 90 100 चल जाएगा बट उससे ज्यादा एक्सीड मत करना। क्लियर? चलो अब क्वेश्चंस को देखें और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफर्स एंड सोशियोलॉजिस्ट व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। डेमोग्राफर्स और सोशियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। क्या कारण है इसके, ये आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफर्स एंड सोशियोलॉजिस्ट द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया आर एज फॉलोज। बट इसमें हम एक चीज भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं बताओ? अभी तक आपने 4 सैम्पल पेपर्स करे हैं ना, तो आपको पता होगा कि क्या एक चीज हम भूल रहे हैं। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि हम कुछ एक चीज भूल रहे हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। किसी को याद है या नहीं है? अगर नहीं है याद तो अभी आप लोग को और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं इतनी बार चिल्ला चिल्ला के आप लोग को बताती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं ऑलवेज स्टार्ट विथ अ इंट्रोडक्शन। तो हमने इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं,
है ना, इंट्रोडक्शन देना है ना हमको, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे मतलब आंसर को स्टार्ट करेंगे तो एक आध लाइन तो होनी चाहिए स्टार्टिंग। ऐसा नहीं है कि बस जो पूछा एकदम से फटाफट स्टार्ट कर दिया, वो तो हम कर रहे थे हमारे सेक्शन बी में, लेकिन अब हम आ चुके हैं सेक्शन सी में जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट में लिखेंगे बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन जरूरी है। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो होता क्या है, 10 to 20 वर्ड्स ओनली, और बाकी आपका पूरा जो है वो मेन पार्ट ऑफ द आंसर होना चाहिए। क्लियर? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो बता देंगे कि क्या होता है, नंबर ऑफ बॉयज पर 1000 गर्ल्स। क्लियर? और उसका एक छोटा सा मतलब लगे तो फॉर्मूला लिख देना, नहीं लगे तो भी ठीक है। क्लियर? तो एक हो गया हमारा, हमने पहले डिफाइन कर दिया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है। अब हम रीजंस बताएंगे। तो सबसे पहला रीजन क्या है, मतलब बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अब तो आपको रट गई होंगी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है इंडिया में इसलिए डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेफर करते हैं मेल चाइल्ड को रादर देन गर्ल्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस हमारा किसको लेके है, बॉयज को लेके। उसके अपने सोशो कल्चरल रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं? हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि जो हमारा बेटा होगा वो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, क्योंकि बेटी की तो शादी हो जाएगी, वो पराया धन होती है और वो दूसरों के घर चली जाएगी। ठीक है, तो बेटे जो होंगे वही हमको ओल्ड मतलब जब हम ओल्ड एज में आ जाएंगे तो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम रहेंगे। तो इसीलिए हमको मेल चाइल्ड ही चाहिए। हम बेटियों का क्या करेंगे? और इसी के साथ साथ में उनको ऐसा लगता है कि बेटा जो है वो कमाने जाएगा बाहर, कुछ अर्निंग करेगा तो उसकी वजह से घर वगैरह चलेगा, बेटियां तो क्या ही करेंगी। तो इसलिए सोशो कल्चरल रीजंस की वजह से प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, मेल चाइल्ड को लेके। सेकंड, गर्ल बेबीज को सीवियर नेग्लेक्ट किया जाता है इन इन्फेंसी, तो जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है ना। पहले के टाइम में पता है क्या होता था, जेंडर बेस्ड अबॉर्शंस लोग करवा लेते थे। आपको पता है ये चीज कि जेंडर पता करवा लेते थे, जिसको सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शंस भी कहा जाता है। तो क्या करते थे कि किसी के यहाँ पर मतलब सन होगा या डॉटर मतलब बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है, बॉय होगा या गर्ल होगी, ये पता करवा लेते थे। और जैसे पता चल गया कि गर्ल होने वाली है तो या तो उसको तभी अबॉर्ट करवा देते थे, या फिर बाद में जब मतलब डिलीवरी वगैरह हो जाती थी और बेबी का बर्थ हो जाता था तो उस एक टाइम पर भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब नेग्लेक्ट करते थे उनको कि अरे ये तो बेटी है, इसके पास नहीं जाना, इसको तो छूना नहीं है, और इस तरीके की बातें करते थे, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दो रीजंस हो गए कि एक फीमेल फोर्टिसाइड और दूसरा मैटरनल मोर्टेलिटी। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में फीमेल इन्फेंटिसाइड्स किया जाता है, यानी कि जो गर्ल बेबी होती है उसको मदर वॉम्ब में ही किल कर दिया जाता है। हाईली एडवांस मेडिकल फैसिलिटी सच एज सोनोग्राफी, है ना, तो ये मतलब कुछ मेडिकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो है सेक्स पता कर लेते थे बेबी का और फिर अबॉर्शंस वगैरह करवाया करते थे। इसमें एग्जांपल्स दे देना कि जैसे हरियाणा वगैरह में हम देखते हैं कि वहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहा है। ये देखो क्योंकि 2021 का सेंसस हुआ नहीं है, तो अभी तक जो आपके बुक्स में डेटा दिया है ना वो 2011 सेंसस का दिया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा जो है चीज़ों को समझ रहे हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था। लेकिन अब जो नया सेंसस होगा और जब नया सेंसस कंडक्ट हो जाएगा और हमारे पास में डेटा आ जाएगा तो जो अभी तक आप पढ़ रहे हो ना उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कि हरियाणा का चाइल्ड सेक्स रेशियो फिर बढ़ जाएगा। क्लियर, मतलब क्योंकि डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन आ गई, ये सारी चीज़ें, तो वो आप थोड़ा सा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सोशो कल्चरल रीजंस क्या क्या हैं, तो आप पूरे सोशो कल्चरल रीजंस बताना, कैसे गर्ल बेबीज को नेग्लेक्ट करते हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना। यहाँ तो एक एक दो पॉइंट्स आपको दिख रहेंगे, मतलब वन लाइनर ही दिख रहेंगे, बट थोड़ा सा उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। क्लियर? हाँ, वर्ड लिमिट के अंदर रह के करना, उसको एक्सीड मत करना। जैसे अगर मैं बात करूं सिर्फ इतने आंसर की, सो इट इज अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है, 40-50 वर्ड्स। अब आप इसमें थोड़ा सा चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिफाइन भी करोगे, यहाँ पर जो मैंने आपको सोशो कल्चरल रीजंस दी उसको भी आप डिफाइन करोगे, कैसे नेग्लेक्ट करते गर्ल बेबीज को वो आप थोड़ा सा डिफाइन करोगे, एग्जाम्पल्स दे दोगे कि कौन कौन से स्टेट में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे करते करते आपकी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आप लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर आप ऐसे सोचो
कि मैं याद कर लेता हूँ क्या क्या रीजंस थे, ठीक है, और आपने याद कर लिया। अब जब आप लिखने जाओगे ना तो आपको जितना याद है आप उतना ही लिख पाओगे, उससे ज्यादा आपका माइंड वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि और भी क्वेश्चंस होते हैं आंसर करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस पहले से करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप बिल्कुल रेडी रहोगे कि कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा मैं उसको फटाफट से आंसर कर लूंगा, ताकि मेरा टाइमली मैनर में पूरा पेपर भी कंप्लीट हो जाए और मैं अच्छे से सारे आंसर्स को लिखूं। तो प्रैक्टिस इसलिए करते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Untouchability is an extreme and vicious aspect of the caste system. Explain the various dimensions of untouchability. Untouchability जो है वो एक एक्सट्रीम और विशियस एस्पेक्ट है कास्ट सिस्टम का। आपको एक्सप्लेन करना है अनटचेबिलिटी के डिफरेंट डायमेंशंस को। तो स्टार्ट कैसे करोगे? यस, हम पहले जो है थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि अनटचेबिलिटी होती क्या है, और फिर उसके बाद में हम उसके डायमेंशंस को एक्सप्लेन करेंगे। अनटचेबिलिटी बेसिकली एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस है, ठीक है। क्या है? एक सोशल प्रैक्टिस है जहां पर आप क्या करते हो, आप जो लो कास्ट के पीपल हो आप उनसे दूर रहते हो, ठीक है, फिजिकली भी, और साथ ही साथ में उनको जो है हम एक्सक्लूजन भी मतलब अपनी सोसाइटी से एक्सक्लूडेड भी रखते हैं। तो दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या है? अनटचेबिलिटी एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस है जहां पर जो लोअर कास्ट पीपल है उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड करके रखा जाता है, फिजिकली भी और साथ ही साथ में इवन थोड़ा मतलब एक तो फिजिकली कि आप जो है उस जगह पर नहीं आओगे, और दूसरा आसपास में भी कहीं वो नहीं होने चाहिए। एक तो आप बिल्कुल मतलब हमारे साथ में ही नहीं हो, और दूसरा आप दूर दूर तक भी नहीं होने चाहिए। तो वो एक दो चीजें वहां पर उसमें डिफाइन करी है। तो थोड़ा सा अनटचेबिलिटी को डिफाइन करना, ठीक है। और ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को जो है थोड़ा सा उसको बाद में लिखेंगे कि एक्सक्लूड करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल लेकर आए हैं, बट क्योंकि वेरियस डायमेंशंस पूछे तो पहले उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे किसका? अनटचेबिलिटी का, कि अनटचेबिलिटी होती क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन। अब इसके वेरियस डायमेंशंस हैं। मेन जो है ना वो 3 डायमेंशन होते हैं। देखो, एक होता है एक्सक्लूजन। द 3 मेन डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी आर एक्सक्लूजन, ह्यूमिलिटेशन, सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, इसको हम एक्सप्लेन करें। Untouchability is always almost associated with economic exploitation of various kinds, most commonly through the imposition of forced, unpaid, underpaid labor and confiscation of property. Generally देखो क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट भी करेंगे और एक्सप्लॉइट भी करेंगे। नाम से समझने की कोशिश करो। सबऑर्डिनेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं लोअर कास्ट हूं, आप अपर कास्ट हो, ठीक है। सबऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि आप पहले तो मुझे अपने से नीचा दिखाओगे, और दूसरा आप साथ ही साथ में मुझे एक्सप्लॉइट भी करोगे। एक्सप्लॉइट कैसे करोगे? कि जैसे मान लो मैं आपके यहाँ पर काम कर रही हूँ, आपने मुझे बोला था कि आप डेली मुझे 100 रुपए दोगे, लेकिन आप मुझे 50 रुपए ही दे रहे हो, या आप मुझे दे ही नहीं रहे हो पैसे। आप मुझे बोल रहे हो कि अरे तुम तो लोअर कास्ट की हो और तुम्हारा तो कुछ लेना देना है नहीं, तुम तो बड़ी मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं ना, ऐसे नीची जाति की हो, तो तुमको पैसे मिलने का भी अधिकार नहीं है, तुम चले जाओ हमारे यहाँ से। मतलब मैं आप मुझसे काम भी करवा लो और उसके बाद में मुझे पैसा भी मत दो, ठीक है। इसके बाद में फोर्स्ड लेबर, मतलब कि मेरा मन नहीं है आपके यहाँ काम करने का, पर आप मुझे जबरदस्ती लेकर जाओ कि आप चलो और मेरी फील्ड पे काम करना। और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करना, जैसे मान लो मैं कहीं पर रहती हूँ, मेरा घर है, तो उसको घर को तोड़ दो कि इसका घर भी नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन मतलब जो है पहले के समय में किया जाता था। खैर अब ये चीजें नहीं है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 17 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जनरली ये चीजें की जाती हैं। हमेशा आप इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट करते हो पर्सन को, और आप उसको हमेशा सबऑर्डिनेट भी करके रखते हो, ठीक है। तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो पूरी तरह से चली जाती है। सेकेंड है एक्सक्लूजन। जनरली देखो एक एक्सक्लूजन का फॉर्म जो है, जो दलित एक्सपीरियंस करते हैं, that is being prohibited from sharing drinking water sources or participating in collective religious worship, social ceremonies and festivals. Untouchability may also involve forced inclusion in a subordinated role such as being compelled to play drums at a religious event. तो देखो अब यहाँ पर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन होता है, ये मैं अभी आपको बता रही थी स्टार्टिंग में कि एक तो एक्सक्लूजन है और एक है फोर्स्ड इंक्लूजन। मतलब एक तो हम भगा रहे हैं कि हमसे दूर रहो, और दूसरा हम जबरदस्ती आपको लेकर आ रहे हैं। कैसे? देखो जैसे
मान लो कि कहीं पे वो हैंड पंप होता है ना, वो लगा हुआ है। अब वहां से तो सभी पानी पियेंगे, कोई विलेज है वहां पे हैंड पंप है, सभी वहां से पानी लेते हैं, पीते हैं, अपने घर के लिए भी लेकर जाते हैं। लेकिन जो लोअर कास्ट होंगे, आप उनको वहां से पानी नहीं पीने दोगे, है ना, कि हम आपके साथ में जो है जिस सोर्स से हम पानी पी रहे हैं आप भी उसी से नहीं पियोगे, क्योंकि अगर आपने पी लिया तो वो जो है बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे सोशल सेरेमनीज हो रही है या फिर कलेक्टिव वर्शिप हो रही है कि किसी मंदिर में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी आपस में साथ में जो है मिलके कोई फंक्शन सेलिब्रेट करें, कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूजन। और कोई आ भी जाएगा तो जबरदस्ती उसको वहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है फोर्स्ड इंक्लूजन। फोर्स्ड इंक्लूजन के अंदर ये एक चीज आती है कि जो काम आप नहीं करना चाहते हो वो भी जबरदस्ती आपसे करवाया जाता है, आपको सबऑर्डिनेटेड दिखाने के लिए, कि जैसे कोई इवेंट है तो आप ड्रम बजाओगे, और साथ ही साथ में पहले तो ये चीजें भी होती थी कि मतलब जो स्लीपर्स होते हैं ना, चप्पल होते हैं, उसकी माला पहना के, मतलब उसकी माला बना के और लोअर कास्ट लोगों को पहना दी जाती थी और फिर उनको जो है घुमाया जाता था इसी तरीके से, मतलब कितना ज्यादा उनको सबऑर्डिनेट करने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, तो ये आपका एक्सक्लूजन के अंदर आ जाएगा। थर्ड है ह्यूमिलिटेशन एंड सबऑर्डिनेशन। कॉमन इंस्टेंसेस जैसे कि इम्पोजिशन ऑफ गेस्चर्स ऑफ डिफरेंस सच एज टेकिंग ऑफ हेड गियर, कैरिंग फुटवेयर इन दी हैंड, स्टैंडिंग विद बोर्ड हेड एंड नॉट वेयरिंग क्लीन और ब्राइट क्लोथ्स एंड सो ऑन, एज वेल एज रूटीन अब्यूज एंड ह्यूमिलिटेशन। ह्यूमिलिटेशन एंड सबऑर्डिनेशन के अंदर भी वही चीज आएगी जो मैं भी आपको बोल रही थी ना, कि जैसे माला पहना के जो इनको पूरे में घुमाया जाता था, और माला भी गाय की स्लीपर्स की। बहुत बार जो है जैसे वो निकल रहे हैं तो अगर वो अपने सर पे साफा भी बांधे हैं या कोई भी कपड़ा है तो उसको आपको निकालना है, और आप जो है आप अगर किसी के घर के सामने से निकल रहे हो तो आपको अपने फुटवियर्स को अपने हाथ में लेना है और हाथ में होल्ड करके जाना है। आप उनके घर के सामने से अपने फुटवियर्स पहन के नहीं जा सकते हो। आप जो है हमेशा अपने सर को झुकाए हुए रखोगे, आप साफ कपड़े नहीं पहनोगे बिकॉज दोज डोंट बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो इस तरीके का ह्यूमिलिटेशन जो है किया जाता है। और ह्यूमिलिटेशन जो रूटीन बेसिस पर होता है, डेली ही, मतलब उनको इंसल्ट करना, उनको सबऑर्डिनेटेड फील करवाना। तो ये तीन जो है मेन आपके डायमेंशंस हैं अनटचेबिलिटी के, दैट इज एक्सक्लूजन, एक्सप्लॉइटेशन एंड ह्यूमिलिटेशन, सबऑर्डिनेशन। इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, और ये एक ऐसे बॉक्स बनाया और जो तीनों डायमेंशन है वो यहाँ पर नोट कर दिए। ठीक है, पहला ह्यूमिलिटेशन, सेकंड एक्सक्लूजन एंड थर्ड एक्सप्लॉइटेशन। इसको ह्यूमिलिटेशन एंड सबऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं या एक्सप्लॉइटेशन एंड सबऑर्डिनेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा से चार्ट बना देना और फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ में आपका आंसर भी प्रेजेंटेबल होगा। क्लियर। और फिर फाइनली हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती हैं अनटचेबिलिटी की, उन्हें पूरी तरह से अबॉलिश करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 17 के अंदर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रोविजन रखा हुआ है, जो कि फंडामेंटल राइट है। क्लियर। तो कोई भी पर्सन किसी के भी अगेंस्ट में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस ना ही करेगा और ना ही होने देगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम लास्ट में लिख भी देंगे थोड़ा सा कंक्लूजन, एक आधी लाइन में वो भी आएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अगर ये सेम क्वेश्चन आपका आ जाता है मान लो 6 मार्क्स में, तो फिर आप उसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे और आपके बुक में जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं उन एग्जाम्पल्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, या पढ़ाते टाइम जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको देती थी वो भी आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। What marked these 19th century social reform attempts was the modern context and mix of ideas. Interpret the given statement. अब हमने एक चीज पढ़ी है मॉडर्न कंटेक्स्ट एंड मिक्स ऑफ आइडियाज। तो जो 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं उनको हम मॉडर्न कंटेक्स्ट और मिक्स ऑफ आइडियाज क्यों बोलते हैं, इस एक स्टेटमेंट को आपको इंटरप्रेट करना है। या ऐसी कौन सी चीजें हुई थी 19th सेंचुरी में जहां पर मॉडर्न कंटेक्स्ट एंड मिक्स ऑफ आइडियाज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप बताओगे कि 19th सेंचुरी में बहुत सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सती प्रथा को एबॉलिश करना, विडो रिमैरिज करना, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के नाम लिख देना जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान। दीज वर दी मेजर सोशल रिफॉर्मर्स हु वर्कड फॉर दी बेटरमेंट ऑफ दी सोसाइटी। ये एक छोटा सा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया।
अब आपने बताया कि 19th सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे उसमें मॉडर्न कंटेक्स्ट और मिक्स ऑफ आइडियाज भी था। कैसे? इन दी फॉलोइंग वे। सबसे पहले एक क्रिएटिव कॉम्बिनेशन वेस्टर्न लिबरलिज्म और ट्रेडिशनल लिटरेचर का। देखो, जब 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होते हैं तब हमारे यहाँ पर क्या चल रहा था इंडिया के अंदर? ब्रिटिश रूल, है ना। तो ब्रिटिशर्स के जो आइडियाज थे वो भी इंडिया के अंदर प्रिवेल कर रहे थे, और एक दूसरी तरफ है इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन। तो ये जो इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन है इसके अपने कुछ वैल्यूज हैं, है ना। तो एक तो जो हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारे लिटरेचर है, एक तरफ वो था, और दूसरी तरफ क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो ब्रिटिशर्स का जो कंसेप्ट है लिबरलिज्म का, और भी मतलब कैसे जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि ब्रिटेन में या यूरोप में पहले ही रेनेसा हो चुका था जहाँ से लिबरलिज्म और साथ ही साथ में जो है मतलब कैपिटलिज्म इवन, और साथ ही साथ में आपका डेमोक्रेसी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे आइडियाज उस टाइम पर इवॉल्व हो चुके थे। अब उसका रिफ्लेक्शन जो है वो इंडिया में भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। उन आइडियाज का रिफ्लेक्शन जो है वो हमको इंडिया में भी देखने को मिल रहा था कि कैसे जो है मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड गवर्न होता है, कैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या सारे आइडियाज चलते हैं। तो एक तरफ हिपोक्रेसी ये बोली जाती थी कि ब्रिटिशर्स जो है या यूरोप जो है वो बात करता है लिबरलिज्म की, कि जो है लिबर्टी होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, इंडिविजुअल की डिमांड्स पूरी होनी चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वहीं दूसरी तरफ यही ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं जहां पर इंडिविजुअल को फ्रीडम ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजों के बारे में इंडियंस को पता लग रहा था, ठीक है। तो पहले उन्होंने बोला पहले अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये जो वेस्टर्न का लिबरलिज्म का कंसेप्ट था और इंडिया के ट्रेडिशनल लिटरेचर थे, ये दोनों कंबाइन होते हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि वेस्ट में किस तरीके से लिबरलिज्म वगैरह की बात की जाती है, तो उन आइडियाज को भी उन्होंने लिया, और इंडिया का अपना जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है उसको भी उन्होंने लिया, मतलब इंडिया के लिटरेचर में जो भी सारी चीजें थी, और दोनों को मिक्स करके फिर रिफॉर्म करने की बात करी। तो इसीलिए इसको मॉडर्न कंटेक्स्ट एंड मिक्स ऑफ आइडियाज बोलते हैं। ये पहला रीजन था। दूसरा, राजा राम मोहन रॉय जो है वो सती प्रैक्टिस को खत्म करने की बात करते हैं एक ह्यूमैनिटेरियन और एक नेचुरल राइट डॉक्ट्राइन एज वेल एज हिंदू शास्त्र के बेसिस पर। मतलब वो बोलते हैं कि देखो सती प्रथा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही गलत है, क्योंकि आप कैसे किसी पर्सन को जो है मतलब देखो सती प्रथा में क्या होता था कि जैसे मान लो हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ भी उसके साथ में जहां उसकी चिता है उसी के ऊपर बैठ जाएगी और वो भी जिंदा अपने आप को जला लेती थी, ठीक है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही ये गलत है कि कोई जो है अपने आप को जिंदा जला रहा है, तो ये प्रैक्टिस ही गलत है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, है ना। राइट टू लाइफ जो है उसको ये कहीं ना कहीं हर्ट करता है। और दूसरी चीज हिंदू शास्त्र, तो वो जो है मतलब वही अगेन इंडियन ट्रेडिशन और सारी चीजों को लेके बताते हैं कि ये किस तरह से गलत है और उसको खत्म करने की बात करते हैं। क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे इंडियन सोसाइटी है, अगर इंडियन सोसाइटी में आप बहुत ज़्यादा साइंस की बात करोगे ना कि साइंस ऐसा बोलती है, ये चीज़ ऐसा होती है, वो चीज़ में ऐसा होता है, या फैक्ट ये है वो है, इंडियन पीपल वोंट ट्रस्ट यू। दे भी लाइक कि देखो साइंस अपनी जगह ठीक है, भले आप कितने भी एजुकेटेड हो, कितना भी क्या है, आप साइंस को मानते हो, बट हमारे यहाँ पे जो मतलब एक तरीके से हमारा जो कल्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रहा है, ठीक है। और वो अच्छी भी चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है मतलब गॉड में भी बिलीव करना और उनकी प्रैक्टिसेस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अगर आप सिर्फ साइंस के बेसिस पर पूरी सोसाइटी में चेंज लाना चाहोगे तो आप कभी नहीं ला पाओगे। तो आपको जो है उनकी थोड़ा, क्योंकि देखो जो हमारा रिलीजन होता है ना, या जो हमारा मतलब जो भी हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुपरस्टिशन वर्ड मेरे को याद आ रहा है, स्पिरिचुअल, हाँ, हमारे जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन है वो गॉड में ट्रस्ट करता है, ठीक है, और आप उसको बोलो कि नहीं भगवान वगैरह तो कुछ भी नहीं, वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, ठीक है। तो आप उसको इस तरह से चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। और वो भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही हो, तो करना क्या पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करो, दोनों के आइडियाज़ को कंबाइन करके तभी आप कुछ चेंज लेकर आ सकते हो कि हाँ भाई मैंने तुम्हारी भी सुन ली, अब तुम थोड़ी सी मेरी भी सुन लो, क्लियर। तो ऐसे करके ही चेंज आ सकता है। अगर एक ही तरफ से आप सोचो कि हम पूरा चेंज लेकर आ जाएंगे तो वो नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हमको सोशल रिफॉर्म करना था, तो जितने भी हमारे रिफॉर्मर्स थे उनने ये चीज़ देख ली थी, उन्होंने समझ ली थी कि इंडियन सोसाइटी जो है वो बड़ी ही स्पिरिचुअल सोसाइटी है, ठीक है। उनकी फीलिंग्स, मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया जो है ना वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पीपल हैं, ठीक है, और हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस से कनेक्टेड रहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ वैसी होती है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों पर बातें करते हैं,
ठीक है। तो अगर हमको इंडिया में कोई चेंज लाना है तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज्यादा है। क्लियर, और दोनों अपनी जगह सही है, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। क्लियर, तो ये बात याद रखना। अब चलो नेक्स्ट इसमें राणा डे है। राणा डे ने रीमैरिज ऑफ विडोज की बात करी, ठीक है। तो उन्होंने वेद पुराण जो है मतलब शास्त्र वगैरह उनको भी यहाँ पर लिया और उनने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बात करी कि विडो रीमैरिज हमको करना चाहिए। देखो पहले के समय में क्या होता था, बाल विवाह कर दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी। अब उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, माइंड भी डेवलप नहीं होती, मेच्योरिटी भी नहीं है, बट शादी कर दी जाती थी। मतलब आपको पता नहीं है, जब बच्चे हो जाते थे ना तभी से फिक्स कर दिया जाता था कि इसकी शादी उसके साथ में होगी, ठीक है। तो क्या करते थे कि छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। अब किसी रीजन की वजह से, मान लो जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक 10 साल की लड़की है और 13 साल का लड़का है, इन दोनों की शादी हो गई। किसी रीजन की वजह से 2 साल बाद इसकी बॉय की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। ये जो लड़का है इसकी डेथ हो जाती है। अब क्या होगा इसके बाद में कि जैसे मान लो सती प्रथा तो खत्म कर दी। अब क्या होता था कि अब ये जो लड़की है ये कितने साल की है, सिर्फ 12 साल की। अब इसकी पूरी लाइफ कैसे जाएगी, विडो की तरह इसको अपना पूरा लाइफ जो है वो जीनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लोगों ने ये बोला कि इस तरह से आप एक 12 साल की लड़की की पूरी लाइफ को जो है ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। मतलब वो विडो हो गई और उसे विडो होने का भी मतलब भी नहीं पता है अच्छे से। क्लियर, तो ऐसे ही उसकी लाइफ जो है वेस्ट नहीं जा सकती। तो हमको जो है विडो रीमैरिज का प्रोविजन लाना चाहिए। अब विडो रीमैरिज को लेके, क्योंकि अगेन वही बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सोसाइटी है, हमारे यहाँ पर विडोज की रीमैरिज करने के बारे में लोग सोचते भी नहीं है, क्योंकि दे आर लाइक कि उसका अपने हस्बैंड के साथ में एक इटर्नल ही कनेक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए वो सोचा ही नहीं जाता था विडो रीमैरिज के बारे में। तो उन्होंने बोला कि देखो हम वेद पुराण शास्त्र इन सारी चीजों को भी लेकर आते हैं और हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी रखते हैं कि एक मानवता की खातिर ये चीज गलत है, ठीक है। और दूसरा हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं वो उसकी बातें भी करते थे, ठीक है। तो दोनों तरीके से उन्होंने विडो रीमैरिज की बात करना स्टार्ट करी। न्यू एजुकेशन की बात होने लगी मॉडर्नाइजिंग एंड लिबरल बेसिस पे, कि जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल है। अब ब्रिटिशर्स अपने लिबरलिज्म के आइडिया, साइंस, फैक्ट, इन सारी चीज़ों की बातें करते थे और इंडिया में गुरुकुल एजुकेशन उस एक टाइम पे प्रिवेल करता था। तो उन्होंने बोला एजुकेशन को भी मिक्स करो, उसमें भी थोड़ा सा जो है आपका वेस्टर्न मतलब एक जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा लेकर आओ, और इंडियन तो रहना ही चाहिए। मतलब सोल भले इंडियन रहे पर साथ में और भी चीजें होनी चाहिए ताकि हमको ओवरऑल एजुकेशन मिले। कि यूरोप में रेनेसा हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ और कितने सारी चीजें आई, सेक्युलरिज्म आया, लिबरलिज्म आया, मॉडर्नाइजेशन आया। तो इसके बारे में इंडिया के लोगों को भी पता होना चाहिए। तो इसलिए एजुकेशन को भी उन्होंने जो है एक न्यू एजुकेशन की तरह से इंट्रोड्यूस किया। सर सैयद अहमद खान हैं, उन्होंने इस्लाम की बात करी। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में भी फ्री इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर कोई इस्लाम में या कुरानिक रेलिवेशंस वगैरह हैं तो वो क्यों हैं और कैसे हैं, उसको मॉडर्न साइंस के बेसिस पर डिस्कवर करना चाहिए, लॉज ऑफ नेचर के थ्रू उसको समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बुक में, मतलब किसी भी तरीके से उन्होंने बोला कि किसी बुक में कोई चीज़ लिखी है तो हम आंख बंद करके उसको मान लें। हम उसको फ्रीली इंक्वायर करें कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, मतलब साइंस के साथ में उसको कनेक्ट करना, फैक्चुअल चीज़ों पर बात करना। रेनेसा जैसे था तो रेनेसा में भी यही चीज़ बोली गई थी कि आप किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, वो क्यों है, क्या है, इसको हमको पता करना पड़ेगा। कंदुकिरी वीरसलिंगम जो हैं उन्होंने नव्य न्याय लॉजिक को लेकर आते हैं और इसको बाद में जूलियस हक्सले जो है ट्रांसलेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके नॉलेज वगैरह को रिफ्लेक्ट करता है कि नव्य न्याय लॉजिक क्या है। बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, ये कुछ 4-5 पॉइंट्स अगर आप अच्छे से डिटेल में लिख दोगे तो दैट्स एनफ विद योर आंसर, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट में क्या करोगे, कंक्लूड करोगे कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज combination of modernity and Indian literature or Indian ideas, we say that the 19th century social reforms was an attempt of modern context and mix of ideas. Clear? कोई डाउट तो नहीं है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है बट उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो शॉर्ट में आने के चांसेस हैं, है ना। तो इसलिए अच्छे से हर एक चीज़ को याद करके जाना। अब आप कंफ्यूज हो जाओ वहाँ पर एग्जाम में जाके कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को ख़त्म किया था या ज्योतिबा फुले ने किया था, और कन्फ्यूजन के चक्कर में कुछ गलत लिख दो तो मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से रीड करो, प्रैक्टिस करो बार बार में। और जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली थी कि क्या करो, यहाँ पे जैसे एक मतलब अपनी नोटबुक में ही एक टेबल बनाओ, एक साइड क्या लिखो, रिफॉर्मर का नेम, ठीक है, यहां पर उनका वर्क लिखो और यहां पर ईयर लिखो। अब जैसे राजा राम मोहन रॉय लिखा आपने यहाँ पे, राजा राम मोहन रॉय इन्होंने क्या किया, सती प्रथा के अगेंस्ट में क्या किया,
अब मतलब उसको खत्म करने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट चलाई। इन्होंने ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश किया। कब किया, कौन से ईयर में, लिख लिया। इसके अगेंस्ट में एक काउंटर मूवमेंट आई थी, कौन सी, जिसमें धर्म समाज जो है एस्टैब्लिश होता है। वो कब होता है, वो थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। मान लो आपकी बुक में ये चीजें नहीं दी हैं तो थोड़ा सा गूगल कर लो, ठीक है, और फिर उसको लिख के रखो। और ये चीजें अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड करते हो तो आपका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनता है। और ये चीजें ऐसी हैं कि फिर आपको आगे तक याद रहेंगी, है ना। तो मतलब फिर कॉलेज वगैरह में भी अगर मैं सब्जेक्ट लेते हो और कुछ सोशियोलॉजी से रिलेटेड ही आप पढ़ते हो, कंटिन्यू करते हो, तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। इतना बेसिक तो आपको याद ही रहेगा। क्लियर। तो ऐसे जो है आपको याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक, तो इसको नोट वगैरह करके रखो, नोट्स बनाओ अपने शॉर्ट। नाउ कम सेक्शन सी, डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द जमींदारी सिस्टम। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ना। हमको जमींदारी सिस्टम के कुछ फीचर्स बताने हैं। बट अगेन बिफोर स्टार्टिंग जस्ट इंट्रोड्यूस व्हाट इज जमींदारी। थोड़ा सा जमींदारी के बारे में बताएंगे, है ना, कि जमींदारी सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर था। मेनली नॉर्थ इंडिया में हमको देखने को मिलता है। इस सिस्टम के अंदर एक मिडिल मैन हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में, जो कि लार्ज रेवेन्यू या टैक्स जो है वो कलेक्ट करता था पीजेंट से, अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट करता था उनको। ये मैंने ना आपको इतना हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है, बट आपको इसको अच्छे से प्रॉपर एक डेफिनेशन या उसका मीनिंग लिखना है कि जमींदारी सिस्टम होता क्या है। अब आ जाए इसके फीचर्स पे। तो जमींदारी सिस्टम के अंदर जो जमींदार होता है वो ओनर होता है लैंड का, और अपना लैंड जो है वो लैंडलेस फार्मर को दे देता है टिलिंग के लिए। कि जैसे मान लो ये ए पर्सन जमींदार है और इसकी लैंड है ना। अब इसकी लैंड कितनी है, मान लेते हैं 1 एकड़। अब इसने क्या किया, ए जमींदार ने, इसने अपनी लैंड बी पर्सन को दे दी। इस बी पर्सन के पास में कोई भी लैंड नहीं है, इसको दे दी रेंट पे, कि बोले तुम जो है इसके अंदर क्या करो, कल्टीवेशन वगैरह करो, टिलिंग करो, जो भी तुमको करना है। ये पहला फीचर। In return, the marginal farmer used to pay a heavy amount of tax to the जमींदार and the जमींदार used to pay the tax to the government। अब देखो, जब गवर्नमेंट यहाँ पर थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी कि आपके पास में लैंड है, आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। तो अब जमींदार है, जमींदार को टैक्स भरना है, तो जमींदार क्या करता था, इस बी पर्सन से टैक्स लेता था। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि 5% टैक्स आपको पे करना है। अब जैसे मान लो टोटल 500 है, तो 500 का 5% कितना हो गया, 25, है ना। लेकिन ये जमींदार क्या करते थे, ये 5 को इंक्लूड करके 25% टैक्स लेते थे, ठीक है। अब इसका 500 का 25% कितना हो गया आपका, कितना होएगा 25%, बताओ जरा, कैलकुलेट करो। हाँ, एक सेकेंड 5 5 जा, हाँ 5 2 10 और 12 125 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब ये क्या करते थे, 500 में से 125 उनसे ले लेते थे और उसमें से 20% खुद रखते थे और 5% किसको दे देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इनका एक्सप्लॉइटेशन होता था। मतलब इनके पास में बचने चाहिए थे 475 रुपीज, लेकिन बचते हैं समथिंग 300 कुछ, ठीक है। और फिर उसमें से यहाँ पर जो वर्कर्स इनने लगा रखे होंगे उनको भी इनको पे करना होता था। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर ये पर्सन होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। तो ये एक इसका रीज़न है, ठीक है। तो रिटर्न में जो मार्जिनल फार्मर होते थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करते थे ज़मींदार को, और वो ज़मींदार फिर वो टैक्स जो है किसको देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पर इस सिस्टम में मेजरली ये एक चीज़ देखी गई थी कि ये एक्सप्लॉइटेटिव था, क्योंकि फार्मर जो लैंडलेस थे उनको ज़मींदार के हाथों जो है बहुत ज़्यादा मनी का एक्सटॉर्शन, मतलब एक तरीके से वही जो मैं अभी आपको बता रही थी कि फार्मर से ज़्यादा मनी लेते थे और उसमें से कुछ पार्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे और बाकी सारा का सारा खुद रख लेते थे, ठीक है। तो ये भी एक इसका फीचर है जो आप एक्सप्लेन करोगे। और इसीलिए ये जो सिस्टम था एक्सप्लॉइटेटिव था नेचर में, और फिर बाद में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन जो होता है ना, जैसे पीजेंट रिवॉल्यूशन हो गया, मूवमेंट हो गया, ठीक है, तो ये भी होते हैं इस ज़मींदारी सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया ना, वैसे एग्जांपल देते हुए इस एक पूरे ज़मींदारी सिस्टम को भी आपको एक्सप्लेन करना है और कुछ एग्जांपल्स दे देना। जैसे आपने इतनी सारी मूवमेंट्स वगैरह पढ़ी हुई हैं कि ज़मींदार्स का एक्सप्लॉइटेशन था, जिसकी वजह से जो है कुछ मूवमेंट्स वगैरह भी चली। बाद में जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश भी किया गया फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्यों किया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव था इन नेचर। तो ये जितनी भी कहानी मैंने अभी आपको सुनाई है ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर देना। एग्जाम्पल्स देखो मैं आपको ना बहुत सिंपल से देती हूँ, बहुत बेसिक से देती हूँ आपको समझाने के लिए। आप कोशिश किया करो कि आप कितना अच्छा उस एग्जाम्पल को लिख सकते हो, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक बताती हूँ, आप उसको थोड़ा और अच्छे से अपने वर्ड्स में करके और फिर उसको लिखा करो, या बुक के एग्जाम्पल्स को भी लिख दिया करो,
क्लियर? चलो आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? आई होप सो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और कोई डाउट नहीं होगा। ये जस्ट एक प्रैक्टिस पेपर है, आप फ्रीली इसको प्रैक्टिस करो। हाँ, बस अपने एंड से करते चले जाओ प्रैक्टिस, मतलब यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस पेपर करवा रही हूँ, सॉल्यूशन वगैरह दे रही हूँ, फिर आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा लोड लेके काम मत करो, लोड लोगे तो फिर ना टेंशन में आ जाओगे और जो समझ में आ सकता है वो भी फिर समझ में नहीं आएगा। मतलब इतना सारा पढ़ रहे हो, ये सारा कुछ माइंड में जा रहा था, लेकिन टेंशन लेने लग गए तो ये कहीं ना कहीं किसी कोने में छुप गया है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा मत करना। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं तो सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो। टाइम टेबल बना लो कि मेरा इतनी डेट तक अगर एग्जाम होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो मुझे कैसे उतनी देर तक पढ़ाई करनी है, कितना रिवीजन करना है, क्या करना है। और प्रैक्टिस आज ही से स्टार्ट करो। ऐसा मत सोचना कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट ऑफ डेट जब आएगी तब मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो फर्स्ट डेट फिर कभी नहीं आती। अगर हमने पढ़ना शुरू कर दिया आज से तो आज से आप पढ़ना शुरू कर दोगे, नहीं तो ना फिर वो आप टालते ही जाते हो। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो। जितने ज़्यादा आंसर्स लिखोगे, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे, उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। और टेंशन लेनी नहीं है, मैं हूँ यही सारे आपके डाउट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 34, मेंशन द लूप होल्स फाउंड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड सीलिंग एक्ट। अब जमींदारी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, हमने लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि लैंड सीलिंग एक्ट जो आया था ना, उसमें कुछ लूप होल्स थे। क्या क्या लूप होल्स थे इम्प्लीमेंटेशन में, वो आपको बताना है। आप बताओगे कि लैंड सीलिंग एक्ट जो है वो कौन सा एक्ट होता है जहां पर, मतलब थोड़ा सा उसको हम डिस्क्राइब करते हुए ही चलेंगे, और कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो, द लूप होल्स फाउंड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड सीलिंग एक्ट आर डिस्कस्ड बिलो। अब यहाँ पर ये एक लाइन पहले लिखिए, ये भी आप लिख सकते हो, बट अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप स्टार्ट करो कि लैंड सीलिंग एक्ट क्या होता है। लैंड सीलिंग एक्ट जो है उसमें हम अपर लिमिट जो है लैंड के ऊपर डिटरमाइन कर देते हैं कि एक फैमिली के पास में कितना लैंड होना चाहिए। अपर लिमिट इंपोज कर दी जाती है, जैसे सीलिंग भी बोला जाता है, ठीक है? तो इसलिए इसका नाम पड़ा लैंड सीलिंग एक्ट। अब लैंड सीलिंग एक्ट जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है अग्रेरियन स्ट्रक्चर जो था, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, वो प्रॉपर नहीं था। और कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा लैंड था, कुछ लोगों के पास में बिल्कुल लैंड ही नहीं था, लैंडलेस वगैरह थे। तो उसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट गवर्नमेंट लेकर आती है, बट इसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ लूप होल्स होते हैं एंड दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। ऐसे मैं बोल रही हूँ आपको आंसर स्टार्ट करने को, ठीक है? कि पहले थोड़ा लैंड सीलिंग एक्ट बता दिया, क्यों आया था ये बता दिया, और फिर हम उसके लूप होल्स बताएंगे कि लेकिन जब इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ तो इसमें कुछ लूप होल्स थे। क्या क्या थे? पहला, possession of surplus land held by each household and redistribute it to the landless families. There were many loopholes and other strategies through which most landowners were able to escape from having their surplus land taken over by the state. तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इतना लैंड है, अभी तक ये किसी जमींदार के पास में था, ठीक है? मान लेते हैं ये कितना है, 500 एकर्स। कितना है? 500 एकर्स। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि देखो लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट जब हुआ था ना, तो बहुत सारे प्रोविजन थे उसमें कि फर्टाइल लैंड है, ड्राई लैंड है, कौन से एरिया में है, उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज रहती हैं, है ना, लैंडलेस जितने भी फार्मर्स वगैरह हैं, उन सबको हम 10-10 एकड़ लैंड जो है वो देंगे। ये 10 एकड़ है, ये 10 एकड़ है, ये भी है, ये भी है, ये ए पर्सन को मिलेगा, ये बी को मिलेगा, ये सी को मिलेगा, ये डी को मिलेगा। एक फैमिली में एक पर्सन को इतना लैंड, मतलब एक फैमिली को इतना लैंड मिलने वाला है, ठीक है? तो अब इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लैंड सीलिंग जो है वो कर दी। बट होता क्या था जनरली, जैसे मान लेते हैं किसी के पास में सरप्लस लैंड है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, पर जब इसको इम्प्लीमेंट किया ना तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। कैसे लूप होल्स थे कि सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा जो लैंड ओनर्स वगैरह थे ना, वो क्या करते थे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे कि इस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें क्या एक चीज़ करते थे, कैसे तो भी बेनामी ट्रांसफ़र करके सरप्लस लैंड को टेक ओवर कर लिया करते थे, जिसे बेनामी ट्रांसफर्स कहा जाता था, ठीक है? तो इसमें क्या करते थे कि लैंड ओनर्स अपने जो लैंड है ना उसको डिवाइड कर देते थे। जैसे मान लो कि ये एक लैंड है, अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये लैंड कितने लोगों के पास में होना चाहिए, 4 लोगों के पास में, है ना? लेकिन ये मान लेते हैं किसी एक पर्सन का लैंड था, वो पी पर्सन है। अब उसने क्या किया, उसको तो पूरा लैंड चाहिए था, तो उसने क्या किया, उसने ये लैंड तो अपने ही नाम करवाया, है ना, पर उसने इस लैंड को अपने
मान लेते हैं जो उसके यहाँ सर्वेंट था उसके नाम पे करवा दिया, ये जो लैंड था उसने इसको अपने किसी अंकल के नाम पे करवा दिया, ये वाला जो लैंड था उसने इसको भी किसी अपने अंकल के नाम पे करवा दिया, ठीक है। और इन लोगों को बोला कि हम तुमको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, तुम ये लैंड हमको पूरी दे दो, और फिर इनके पास में ये पूरी लैंड आ जाती थी, ठीक है। इस तरह की चीज को बोलते थे बेनामी ट्रांसफर्स, ठीक है, कि किसी और के नाम पर कर देते थे और फिर उस पूरी लैंड को खुद रख लेते थे और उसके ऊपर कल्टीवेशन किया करते थे। तो ये एक चीज होती थी। दूसरा, ये लोग क्या करते थे, जो रिच फार्मर्स वगैरह होते थे ना, क्या करते थे, जैसे मान लो PQ हस्बैंड वाइफ है, तो ये एक दूसरे को डाइवोर्स दे देंगे, ठीक है, क्योंकि but continue to live with them in order to avoid the provisions of Land Ceiling Act which allowed a separate share for unmarried women but not for wives। तो क्या कहते थे, एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया और पेपर्स पर ये चीज शो होती थी कि ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो इनके नाम पर भी जो है लैंड हो जाता था और इनके नाम पर तो लैंड है ही, और फिर दोनों अपने लैंड पर मिलके कल्टीवेशन करते थे। तो दिखाने के लिए ये हो जाता था कि ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं पर रहते साथ में ही थे। तो इस तरह की भी बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे। तो इसलिए लैंड सीलिंग एक्ट में बहुत सारे लूप होल्स थे और बहुत सारी जगह पर देखा कि ये बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाया था, तो ये भी कुछ दिक्कतें इसके अंदर थी। क्लियर। तो ऐसे 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कैसे करोगे, पहले थोड़ा सा लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में बताओगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये एक्ट आता है और मेजर इसका क्या पर्पस होता है कि हमको लैंड डिवाइड करना है, जिनके पास में लैंड नहीं है उनको, और इस तरीके से पूरा लैंड सीलिंग एक्ट आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बताया, पर इसमें कुछ लूप होल्स होते हैं, ठीक है। अब वो लूप होल्स हमने एक एक करके बताया कि पहला जो है लूप होल्स की सरप्लस लैंड को वो लोग अपने पास में रख लिया करते थे, दूसरा बेनामी ट्रांसफर्स होते थे, तीसरा अपनी अपनी वाइफ्स वगैरह को जो है डाइवोर्स ये लोग दे दिया करते थे, चौथा आप इसी में बता सकते हो कि कुछ कुछ स्टेट्स में ये जो एक्ट है ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया और मतलब गवर्नमेंट को चकमा दे देते थे लोग, इन शॉर्ट, ठीक है, कि अपने नाम पर जो है लैंड वगैरह करवा लिया करते थे और फिर उसके ऊपर चल रहा है, गवर्नमेंट इतने अच्छे से देख भी नहीं पाती थी कि कौन सा लैंड किसका है, तो मतलब वही कि इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ, तो ये भी इसका लूप होल था। लेकिन कंक्लूजन में थोड़ा सा एक आध लाइन लिखना कि ये चीज मतलब ये जो लैंड सीलिंग एक्ट था इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हमको देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर। इवन लैंडलेस जो फार्मर्स उनके पास में भी लैंड चला गया है, तो दैट वाज अ गुड स्टेप, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिवली उसको कंक्लूड करना, नेगेटिवली ही मत करना कि ऐसा था, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाई, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। पॉजिटिवली ही उसको कंक्लूड करना है। क्लियर, आए यहाँ तक समझ में? अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, राइट ब्रीफली अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। अब आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में और ब्रीफ में बताना है, शॉर्ट में बताना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं। तो थोड़ा सा पहले मीनिंग बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या होता है। एक कंपनी होती है, वो किसी क्रॉप, उसको जो भी चाहिए है, जो भी क्रॉप की कल्टीवेशन उसको चाहिए है, उसके लिए किसी एक फार्मर को ढूंढती है, उसके साथ में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है कि एग्रीमेंट कर लेती है कि आप मुझे ये वाला क्रॉप ग्रो करके देना, उसके लिए जितने भी इनपुट्स लगेंगे, जितना भी टेक्नोलॉजी लगेगी, जितना भी वर्किंग कैपिटल लगेगा, वो सब मैं आपको दूंगा, आप बस मुझे अच्छे से कल्टीवेशन करके देना। जब आप मुझे अच्छा कल्टीवेशन करके दोगे तो मैं आपको इतने रुपए पर केजी के हिसाब से जो है अमाउंट पे कर दूंगा। तो फार्मर को एक एश्योरिटी हो जाती है, एक गारंटी मिल जाती है कि उसको जो है प्राइस मिलना ही मिलना है, और कंपनी भी जो है उसको भी अपना जो भी मतलब उसको प्रोडक्ट चाहिए था, जो भी क्रॉप उसको चाहिए था, वो भी इजीली मिल जाता है। तो इस तरह की जब फार्मिंग होती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कुछ स्पेशलाइज्ड आइटम्स में, जैसे कट फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रेप्स, फिग्स एक्सेट्रा। बस इसमें एक मतलब ड्रॉबैक है कि इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिलती है, बट एक इनसिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि फार्मर पूरी तरह से कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। और जनरली ये कंपनीज को देखा गया है कि ये फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी करती है, कि जैसे मान लो कि ये लैंड है, ठीक है, मान लो लेस कंपनी है, लेस कंपनी ने ऑर्डर दिया ए फार्मर को कि आप हमको पोटैटोज ग्रो करके दो। किसी रीजन की वजह से जो पूरी मतलब कल्टीवेशन होती है वो अच्छी नहीं होती है और सारा का सारा क्रॉप फेलियर हो जाता है, कोई भी रीजन हो गया मान लो, और पूरा का पूरा क्रॉप फेलियर हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये कहीं और से परचेस कर लेंगे, लेकिन ये जो फार्मर है ना, इसको कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट कुछ भी नहीं, मतलब इसका जितना मतलब जो भी
थोड़ा बहुत भी इसको मिल सकता था ना, वो भी नहीं मिलेगा। फिर ये उसको लेके जाएगा मार्केट में थोड़ा बहुत अगर परचेज मतलब सेल आउट हो गया, थोड़ा बहुत जो भी बचा था तो उसको पैसा मिल गया, अदरवाइज उसको नहीं मिला। तो एक तरीके की इनसिक्योरिटी भी है फार्मर को लेके। और बहुत बार ऐसी एग्रीमेंट्स में, जैसे मान लो एग्रीमेंट हुआ था, कंपनी ने बोला था कि हम सारा जितना भी माल होगा वो 20 रुपीज़ पर केजी से परचेस कर लेंगे, लेकिन बाद में पलट गए, बोले हम सिर्फ 5 रुपीज़ ही देंगे। अब देखो फार्मर्स तो इतने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा एजुकेशन उनके पास में होता नहीं है जनरली, पहले के टाइम में हम देखें कि वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को समझ पाएँ, और इतना मतलब फिर उसके लिए उनको जो है बहुत सारी जगह भाग दौड़ करना पड़ता था कि हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब हमको समझ में नहीं आ रहा ऐसा करके। और कंपनीज वाले बड़े ही क्लेवर होते थे, तो वो लोग बहुत ही ईजिली जो है अपनी ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके फार्मर को एक्सप्लॉइट कर दिया करते थे। तो ये एक प्रॉब्लम इस एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हुआ करती थी। और जनरली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के लिए होता था, जैसे फ्लावर्स, घरगेन्स वगैरह। तो इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर लैंड का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो डाइवर्ट हो जाता है, और मेनली जो प्रोडक्शन है एलीट आइटम्स का वो होने लग जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि इकोलॉजी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं, और इसकी वजह से हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी अफेक्ट होता है। क्लियर? तो इतने सारे पॉइंट्स लिख पाओगे ना, और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे भी एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना आंसर को कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सो दैट इज ऑल अबाउट योर सेक्शन सी। आई होप सो क्लियर है और कोई भी दिक्कत नहीं है ना? तो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हमारे सेक्शन डी पे, जहां पर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये 3 क्वेश्चंस में आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो टोटल कितना हो गया? 18 मार्क्स, एंड वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स। तो 200 वर्ड्स में आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। 3 क्वेश्चंस ही हैं, बट क्योंकि वर्ड लिमिट ज़्यादा है तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देंगे, मेन बॉडी भी लिखेंगे, उसमें हाईलाइट्स करेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, और एक कंक्लूजन भी करेंगे। इससे हमारा आंसर ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 36, इवेल्युएट वर्कर्स मूवमेंट एज अ क्लास बेस्ड मूवमेंट। अब देखो, वर्कर्स मूवमेंट ओल्ड सोशल मूवमेंट्स का ही एक पार्ट है ना? तो ये वर्कर्स मूवमेंट कैसे क्लास बेस्ड मूवमेंट हुआ करती थी, ये हमको एक्सप्लेन करना है। अब देखो, वर्कर्स मूवमेंट मेनली किसी चीज़ के लिए हुआ करती थी, जो वर्कर्स के साथ में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट में। मैं आपको एक पूरी स्टोरी समझा देती हूँ, आप थोड़ा फैक्चुअल यहाँ पर देख लेना, और फिर आपको आंसर लिखना है। स्टार्ट कैसे करोगे, थोड़ा सा ये बताओगे कि इन द 90s, the old social movements, क्या बताओगे कि 90s में ओल्ड सोशल मूवमेंट चलती थी, और ये जो ओल्ड सोशल मूवमेंट्स होती थी ये होती थी क्लास बेस्ड मूवमेंट। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्लास बेस्ड मूवमेंट इज वर्कर्स मूवमेंट। ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा? इंट्रोडक्शन, कि 90s में ओल्ड सोशल मूवमेंट्स होती थी जो कि मेनली क्लास बेस्ड मूवमेंट्स हुआ करती थी। इन्हीं में से एक मूवमेंट है वर्कर्स मूवमेंट। अब देखो, इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था, और ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या किया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या किया था? इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इनकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती थी, इनमें जो वर्कर्स काम करते थे, है ना, उसमें जो वर्कर्स काम करते थे उनके साथ में होता था बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, और इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में वर्कर्स मूवमेंट आती है। ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव या मेन एक आइडिया क्या था? कॉलोनियलिज्म के साथ साथ में कैपिटलिज्म, कि कैसे वो अपनी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगी इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके। उसी कैपिटलिज्म के अंदर हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह हमारे यहाँ सेटअप होती हैं। इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग होते थे वो इंडियंस होते थे, द वर्कर्स वर दी इंडियंस। क्योंकि कैपिटलिस्ट का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, कैपिटलिस्ट का मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, और इस प्रॉफिट के लिए वो किसी भी हद तक जाता है। ठीक है, तो जो वर्कर्स काम करते थे उनके साथ में किस तरह का एक्सप्लॉइटेशन होता था कि जैसे मान लो उनको रखा गया है 300 रुपीज पर डे के बेसिस पर, तो जनरली देखा जाता था कि उनको जो है इससे भी कम पे किया जाता था, मे बी 100 और 150 और 200 ऐसे पे किया जाता था। मान लो उनसे बोला जाता था कि एक दिन में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स काम करवाया करेंगे, बट उनसे
12 to 14 आवर्स काम करवाया जाता था। मशीन के साथ साथ में वो भी मशीन जैसे ही हो गए थे काम करने में। उनको लीव्स भी नहीं दी जाती थी, इवन लंच टाइम भी जो है वो ज़्यादा नहीं होता था। और इसी के साथ साथ में जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी। जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी। जो लोग पर डे के बेसिस पर नहीं होते थे, मतलब जिनको मंथली बेसिस पर पे किया जाता था, उनकी भी जो सैलरी थी ना वो उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। मतलब उनको भी जो वेजेस दिए जाते थे वो उतने अच्छे नहीं होते थे, और इतने कम वेजेस में वर्कर्स का घर नहीं चल पाता था। और साथ ही साथ में इतना ज़्यादा काम उनसे करवाया जाता था, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन उनका करवाया जाता था। अब बेचारे काम नहीं करेंगे तो उनका घर भी नहीं चलेगा। तो वर्कर्स ने डिसाइड किया कि हम जो है मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है, मतलब हम जो है सभी साथ में आएंगे एंड वी विल डू द प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स वगैरह करना स्टार्ट किया, क्लियर। और प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया कि हमको जो है आप वेजेस हमारे इंक्रीज करो। कहीं कहीं पर बोला कि आप जो है वर्किंग डे, वर्किंग आवर्स को सेट करो, क्लीन जो है मतलब हमको एनवायरनमेंट दो वर्क करने के लिए, हाइजीन मतलब हाइजीनिक होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपनी डिमांड्स को रखना स्टार्ट किया, और यहाँ से स्टार्ट होती है वर्कर्स मूवमेंट, ठीक है। अब देखो इतना एक्सप्लेन कर पाओगे ना स्टार्टिंग में, ये आपको 50 to 60 वर्ड्स में करना है, सॉरी, कि कैसे वर्कर्स मूवमेंट स्टार्ट होती है। वर्कर मूवमेंट एग्जांपल ये हमने बता दिया। फिर हम बताएंगे कि इन इंडिया देयर वाज ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिशर्स हैव द ओनली मोटिव ऑफ स्प्रेडिंग देयर capitalism all over the world. The same impact could be seen in the India as well. In India, the industrialization or the British industrialization और इसी ब्रिटिश led to the British industrialization and the industries, factories, etc. were set up in the India. The workers working in these industries or the factories were the Indians who were मतलब ये जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे होते थे, they were exploited. ठीक है, इनको क्या किया जाता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड अनहाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा। द वर्कर्स अगेंस्ट ऑल दीज, ये जो सारी चीज़ें हो रही थी इसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट रन करते हैं जिसमें वो प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको आपको कम से कम वर्ड्स में करके यहाँ पर लिखना है, क्लियर। तो फिर हम बताएंगे कि वर्कर्स मूवमेंट क्लास बेस्ड मूवमेंट कैसे होगी। अराउंड 50 वर्ड्स में अगर आप इसको लिख सकते हो तो इसको लिख दो, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना। अब ये हमारा हो गया पूरा, एक स्टार्टिंग हमने करी। अब हम ये बताएंगे कि देखो वर्कर्स मूवमेंट क्लास बेस्ड मूवमेंट कैसे बनती है। तो मतलब वर्कर्स मूवमेंट क्या थी, कैसे वो एक क्लास बेस्ड मूवमेंट थी। अब सारे वर्कर साथ में आते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। बट जनरली ये एक चीज़ देखी जाती थी कि जैसे मान लो ये इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, ये कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री का गेट है मान लो। अब मैनेजमेंट क्या करता था, फैक्ट्री के जो गेट्स होते थे ना उसको क्लोज कर देता था। क्या कर देता था, उसको क्लोज कर देता था। अब ये फैक्ट्री के गेट्स क्लोज हैं और यहाँ पे सारे वर्कर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला हम काम नहीं करेंगे, हमारे वेजेस बढ़ाओ, ठीक है, तो वो स्ट्राइक करने के लिए आ गए। तो फैक्ट्री वगैरह का जो मैनेजमेंट था वो क्या करता था, वो दूसरे वर्कर्स को लेकर आ जाता था और बोलता था इन्हें काम नहीं करना है, इन्हें मत करने दो, हम दूसरे वर्कर को रख लेंगे, वो हमारे लिए काम करेगा। और क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पुअर कंडीशंस वगैरह होती थी तो लोग इजीली मान जाते थे काम करने के लिए, ठीक है, तो दूसरे लोगों को ले आता था। और साथ ही साथ में जो भी वर्कर्स वगैरह स्ट्राइक कर रहे होते थे, जितने दिन वो स्ट्राइक करते थे उतने दिन की उनको पेमेंट भी नहीं मिलती थी, है ना। तो ये जितने दिन स्ट्राइक कर रहे हैं उतने दिन का इनको वेजेस भी नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से इनको स्ट्राइक प्रोटेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। और इसीलिए फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये स्ट्राइक का आइडिया बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम स्ट्राइक ही नहीं करेंगे क्योंकि जॉब भी चली जाएगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो बेटर है कि स्ट्राइक लॉकआउट करना ही नहीं चाहिए। फिर फॉर्म में आती हैं ट्रेड यूनियंस। फिर क्या होता है, इन वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करने को कौन बन जाती हैं, ट्रेड यूनियंस बनती हैं। पहली ट्रेड यूनियन बीपी वाडिया बनाते हैं अप्रैल 1918 में मद्रास में, ठीक है। ये सोशल वर्कर होते हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर भी होते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। मतलब ये कैसे कैसे ट्रेड यूनियंस बन रही है इसकी हम बात करें कि पहली ट्रेड यूनियन बीपी वाडिया बनाते हैं, इसके बाद में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन इसके अंदर आइडियोलॉजीज बहुत अलग अलग होती हैं। इसके अंदर लिबरल्स भी होते हैं, मार्क्सिस्ट भी होते हैं, कम्युनिस्ट भी होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाद में ये जो AITUC है ये स्प्लिट हो जाती है, लेकिन स्प्लिट होने के पहले AITUC क्या करती है,
गवर्नमेंट को बोलती है कि आपको जो है इस अनरेस्ट को कंटेन करने के लिए कुछ कंसेशंस तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो फिर गवर्नमेंट मान जाती है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो हमको जो है ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो है प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, हमको फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ चीज़ें आपकी मान लेंगे। तो 1922 में वो 4th फैक्ट्रीज एक्ट लेकर आते हैं और वो बोलते हैं कि हम वर्किंग डे आपके 10 आवर्स से रिड्यूस कर दे रहे हैं, मतलब आप 10 घंटे कम काम करना, ठीक है। तो जितने भी आपके वर्किंग डेज हैं उनको हमने 10 आवर्स से रिड्यूस कर दिया। इसके बाद में वो ये भी बोलते हैं कि हम जो है आपके वेजेस वगैरह भी कहीं कहीं पर, मतलब कुछ कुछ फैक्ट्रीज में ये चीज़ हो जाती है कि वेजेस वगैरह को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ताकि कम से कम ये स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें रुक जाए। मिड 1920s में जो AITUC है उसके थ्रू, मतलब उसके अंदर से करीब 200 यूनियंस जो हैं वो एफिलिएटेट होती हैं और जिसके अराउंड 2,50,000 मेंबर्स बनते हैं। कम्युनिस्ट, अब बाद में क्या होता है फिर ये AITUC जो है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स आइडियोलॉजीज होती हैं तो ये स्प्लिट हो जाती है और इसके बाद में जो है और अलग अलग यूनियंस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती हैं। 66-67 में मेजर रिसेशन आता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही कम हो जाते हैं। 1974 में मेजर रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक होती है, जो स्टेट और ट्रेड यूनियंस के मतलब बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं दोनों एक दूसरे के। 1975 और 1977 में भी ट्रेड यूनियंस जो है वो एक्टिव रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा थोड़ा कर्ब करने की कोशिश करती है और वर्कर्स मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे करके सिविल लिबर्टीज़ वगैरह इन सारी चीज़ों की भी बात करना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें आपको जो मैंने पूरी पहले स्टोरी बताई वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर वर्कर्स स्ट्राइक करते थे तो दिक्कतें क्या आती थी, फिर बाद में ट्रेड यूनियंस बनी, ढेर सारी ट्रेड यूनियंस बनी। ये ट्रेड यूनियंस वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट किया करती थी। तो कैसे कैसे AITUC बनी, फिर फर्स्ट ट्रेड यूनियन कब बनी थी, AITUC ने क्या क्या डिमांड करी, फिर 4th फैक्ट्रीज एक्ट आया तो क्या क्या सारी चीज़ें हुई। तो वर्किंग डेज, जो वर्किंग आवर्स है उनको कम कर दिए गए, कहीं कहीं पर वेजेस वगैरह भी प्रोवाइड किए गए। बहुत सारी ट्रेड यूनियंस इमर्ज हुई और साथ ही साथ में लेकिन गवर्नमेंट एक और एक्ट लेकर आती है और वो ये बोलती है कि अगर आपको ट्रेड यूनियन मतलब आप एस्टैब्लिश कर रहे हो तो ट्रेड यूनियन तभी रजिस्टर होगी जब वो ये बोलेगी कि वो कभी भी स्ट्राइक वगैरह नहीं करेंगे और ऐसी चीज़ों को रोकेंगे, और ट्रेड यूनियन को रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके फिर बहुत सारी ट्रेड यूनियंस वगैरह बनती हैं और AITUC के अंदर ही हम देखते हैं कि 200 यूनियन जो है वो एफिलिएटेट होती हैं, 2,50,000 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। बॉम्बे टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक सबसे बड़ी स्ट्राइक होती है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर लिखना। किसके बारे में? बॉम्बे टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक। और फिर इसके बाद में ट्रेड यूनियंस वगैरह बनना जो है स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और फिर जब ये ट्रेड यूनियंस वगैरह बनती हैं तो इनकी वजह से वर्कर्स के मतलब जो कंडीशंस थी उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। ये ट्रेड यूनियंस ब्रिटिश रूल के बाद में भी कंटिन्यू रहती हैं। इवन 1975-76 की इमरजेंसी लगी थी तब भी ट्रेड यूनियंस की पावर्स को कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना रोल प्ले किया और धीरे धीरे करके ये जो वर्कर्स की मूवमेंट थी ना, ये अपने साथ में और भी इशूज़ को ले आती है। जैसे कि वर्कर्स मूवमेंट है तो वो उसमें इन्वायरमेंट की भी बातें करते हैं, वो उसमें वुमेंस के इश्यूज़ को भी लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे मतलब वो आफ्टर इंडिपेंडेंस होता है, बाद में जब न्यू मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट होने लग जाती हैं। बट इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि ऐसे करके जो वर्कर्स मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर क्लास बेस्ड मूवमेंट रहती है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? और कंक्लूजन ऐसे करोगे कि एट प्रेजेंट आज की डेट में भी बहुत सारी ट्रेड यूनियंस काम कर रही होती हैं, जो ज़रा भी वर्कर्स के काम करने में या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो तुरंत उसमें इंटरफेयर करती हैं और वहाँ पे वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करती हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? लिख पाओगे ना ये सारी चीज़ें? तो ऐसे करके पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाते हैं। इसमें यह पूछा है कि न्यू फार्मर्स मूवमेंट को न्यू सोशल मूवमेंट क्यों कहा जाता था। न्यू फार्मर्स मूवमेंट को न्यू सोशल मूवमेंट क्यों कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो आप इसमें बताएंगे कि देखो, अब इसमें बताना कि न्यू सोशल मूवमेंट कब से स्टार्ट होती है। तो आप बताओगे, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि 1970s से हम इंडिया के अंदर न्यू सोशल मूवमेंट्स का ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की बातें करती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज को रेस करती हैं। बट इंडिया में जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं उनका ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट हमको देखने को मिलता है। इन्हीं में से एक एग्जांपल है न्यू फार्मर्स मूवमेंट। अब फिर आप पूरा न्यू फार्मर्स मूवमेंट को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ में आया ना? ऐसे ही लिखना आपको थोड़ा सा।
अब न्यू फार्मर्स मूवमेंट जो है उसमें क्या सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें इश्यूज होते हैं विच हैड डोमिनेटेड कॉलोनियल टाइम्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जैसे कुछ इश्यूज जो कॉलोनियल टाइम्स में थे, इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद में उनको चेंज कर दिया, जैसे ज़मींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया, लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आ गए, बेनामी ट्रांसफर्स वगैरह जो थे उसको लेकर भी बाद में चीज़ें होती हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे एक्ट आते हैं, टेनेंसी एक्ट आता है, ठीक है, तो उस चीज़ों को उन्होंने चेंज कर दिया। फिर बाद में न्यू फार्मर्स मूवमेंट स्टार्ट होती है 1970s से। 1970s से मेनली पंजाब तमिलनाडु में ये मूवमेंट चलती हैं, रीजनली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इन मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है कि फार्मर्स किन चीज़ों की बातें करते हैं कि जैसे जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रोडक्शन को जब हम मार्केट में सेल आउट करेंगे तो हमारा प्रोक्योरमेंट प्राइस हमको क्या मिलेगा, स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर किस तरह की हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से ईजिली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, सपोर्ट प्राइजेस कितना हमको गवर्नमेंट दे रही है या नहीं दे रही है। तो इन चीज़ों को लेकर न्यू फार्मर्स मूवमेंट अराइज होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप फार्मर हो या मैं फार्मर हूँ, ठीक है, अब मेरा लैंड है, मैं उस पर वीट प्रोडक्शन करती हूँ, ठीक है, मैं पंजाब में हूँ, अब मैं वीट प्रोडक्शन करती हूँ और इतना ज़्यादा वीट मतलब मेरा जो भी प्रोडक्शन होता है, तो अब मैं उसको स्टोर कहाँ पर करूँगी। मान लो मैं उसको सेल आउट करने के लिए जा रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ, किसी और स्टेट में जा रही हूँ, ठीक है, तो कैसे जो है मुझे उसको सेल आउट करना है और मतलब मुझे प्राइस क्या मिनिमम जो है MSP यानी कि कितनी रहेगी, कितने रेट पर गवर्नमेंट भी मुझसे जो है ले सकती है, कितना मिनिमम अमाउंट मुझे मिलना ही चाहिए मेरे प्रोडक्शन के लिए, मैं अगर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ तो क्या मेरे पास में फैसिलिटीज़ हैं, और भी ढेर सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट की वो लोग बात करते थे फार्मर्स को लेके, ठीक है। इसमें पीजेंट्स नहीं थे, ठीक है, ये जो मूवमेंट हुई थी ये पीजेंट इसके अंदर हमने नहीं रखे थे, बल्कि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स थे, कमोडिटी परचेसर्स थे, उनकी बात थी। फार्मर्स का ये एक पूरा मूवमेंट चला था। बेसिक आइडियोलॉजी यहाँ पर स्ट्रांगली एंटी स्टेट या एंटी अर्बन थी कि एक तो पहली चीज़ उनको स्टेट से सपोर्ट चाहिए, है ना, तो स्टेट सपोर्ट दे, और दूसरी चीज़ इंटरफेरेंस जो है मार्केट के अंदर वो थोड़ा सा कम रहे, ऐसी सारी चीज़ों को लेके बात होती है। प्राइस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, है ना, जैसे प्राइस प्रोक्योरमेंट, रेम्यूनरेटिव प्राइजेस फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, टैक्सेशन, जैसे सपोर्ट प्राइजेस जो मैं आपको बोल रही थी, है ना, सब्सिडीज, ये सारी चीज़ों को लेके। नोवल मेथड्स ऑफ एगिटेशंस वर यूज्ड। अब कौन कौन सी मेथड यूज करते थे ये लोग अपने प्रोटेस्ट करने के लिए, तो जैसे रेलवेज, रोड्स, इन सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया, पॉलिटिशियन को अपने एरिया में या अपने विलेज में एंटर करने से, या ब्यूरोक्रेट्स को जो है पूरी तरह से मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ पर नहीं आओगे क्योंकि आप हमारे लिए प्लान्स पॉलिसीज लेकर नहीं आते हो, और आप जो है मतलब हमारे लिए काम नहीं करते हो, तो आपको हम आने नहीं देंगे, क्योंकि अब पॉलिटिशियन अगर आपके विलेज में नहीं आएगा तो वो कैसे अपने वोट के लिए जो है लोगों से बात करेगा, ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्यूज कर देते थे। और ऐसा भी बोला जाता था कि जो फार्मर्स मूवमेंट है उनका एजेंडा बहुत वाइड था, उनकी आइडियोलॉजी बहुत वाइड थी। धीरे धीरे करके ये फार्मर्स मूवमेंट के अंदर एनवायरनमेंट और वुमेन से रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, है ना, और किसी पर्टिकुलर क्लास के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट के इश्यूज को भी ले आते हैं अपने साथ में, वुमेन के राइट्स के लिए भी फाइट करते हैं, तो इसीलिए इसको न्यू सोशल मूवमेंट्स के अंदर रखा जाता है। क्लियर, बट इसको आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ही पॉइंट्स हमने लिखे थे, लेकिन थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना। क्लियर, और अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट अंडरवेंट मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, एक्सप्लेन। जो कास्ट इंस्टीट्यूशन है कॉलोनियल टाइम्स में, इसके अंदर हमको मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक्सप्लेन करना। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजिली आंसर लिख पाओगे। देखो इसमें हम स्टार्ट कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन के आंसर को, पहले हम बताएंगे कि कास्ट इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर एंशियंट टाइम से ही प्रेजेंट है। पहले कास्ट नाम नहीं होता था, पहले वर्ण सिस्टम हुआ करता था, 4 वर्ण होते थे, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय। देखो इसको ना ऐसे बना के भी दिखा देना, ऐसे एक हायरार्की हम शो करते थे ना, यहाँ पे ब्राह्मण है, यहाँ पे क्षत्रिय है, यहाँ पे आपके वैश्य हैं, यहाँ पे आपके शूद्र हैं, पूरा लिखना ऐसे कि इस तरीके से वर्ण सिस्टम हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। बट धीरे धीरे टाइम के साथ में ये जो वर्ण सिस्टम है ये चेंज हो जाता है इनटू कास्ट सिस्टम, ठीक है। वर्ण सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू जाति और कास्ट सिस्टम, ठीक है। और फिर जब ये कास्ट सिस्टम आता है और फिर जब ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ पर आ जाते हैं इंडिया के अंदर, तो ये कास्ट सिस्टम में और ज्यादा मेजर चेंजेस होते हुए हमको देखने को मिलते हैं। कास्ट में सब कास्ट भी बन जाती है और सब कास्ट भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे अच्छा सा, फिर हम बाद में बताएंगे दैट मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशली द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट अंडरवेंट मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। In fact, some scholars argue that what we know today as caste is a product of colonialism.
caste is a product of colonialism than of ancient Indian tradition. Some of these efforts took the shape of very methodical and intensive surveys and reports on the customs and manners of various tribes and castes all over the country. तो देखो हमारे यहाँ पर जो मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कास्ट, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जब कॉलोनियल टाइम आ जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये कॉलोनियलिज्म की ही वजह से है। इंडियन ट्रेडिशन मतलब एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में जो कास्ट या वर्ण सिस्टम था वो बहुत अलग था, लेकिन ब्रिटिशर ने इसको आगे जिस तरीके से किया है ना, तो आज उसके रिपरकशंस हम लोग फेस करते हैं। बहुत सारे एफर्ट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए, जिसकी वजह से वेरियस ट्राइब्स और कास्ट वगैरह जो है हमारी कंट्री में आ जाते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं। अगर जैसे मान लो मैं आपकी न्यू टीचर बन जाती हूँ आपकी क्लास की, ठीक है, आपकी क्लास है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे न्यू टीचर बना दिया जाता है। अब मैं आ जाऊँ, अब मुझे आपकी क्लास को अच्छे से पढ़ाना है, आपकी क्लास को अच्छे से समझना है और अच्छे से सारे स्टूडेंट्स को जानना है, तो पहले मुझे आपकी क्लास को समझना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट वीक है, कौन से स्टूडेंट मतलब अच्छे पढ़ने में है, टॉपर है, तो मैं क्लास को समझ पाऊंगी। सेम चीज़ ब्रिटिशर्स के साथ में होती है। ब्रिटिशर्स आ तो जाते हैं इंडिया में, लेकिन इंडियन सोसाइटी को समझना उनके लिए बड़ा ही जो है नामुमकिन सा हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था क्या है, इतने सारे रिलीजन्स है, इतनी सारे मतलब जो है कास्ट वगैरह है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, कैसे समझेंगे। तो उनने कहा देखो रूल तो करेंगे पर पहले सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो उनने क्या किया, सोसाइटी को समझने के लिए कुछ लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करा कि क्या है कैसा है। तो उन लोगों ने जितना जिसको पता था उन्होंने उतना बताया। उनने कहा एक काम करते हैं, एक सेंसस करवा देते हैं, ठीक है। सेंसस करवाना उन्होंने सोचा, और सेंसस इंडिया में जो स्टार्ट होता है ना वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो सेंसस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया में हम सेंसस करेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, कितने लोग हैं और कौन सी कास्ट का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके एक सर्वे काइंड ऑफ वो लोग कंडक्ट करते हैं, ठीक है, सोशल हायरार्की और इस डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को समझने के लिए। अब जब सर्वे कंडक्ट होता है, सेंसस होता है और सेंसस की रिपोर्ट आती है, अब ये लोग क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स, इन लोगों को समझ तो आता नहीं था, अपने अकॉर्डिंग इनने क्या करा कि अलग अलग लोगों को, जैसे कोई लोअर कास्ट का था उसको अपर कास्ट में डाल दिया, कोई अपर कास्ट का था उसको लोअर कास्ट में डाल दिया, किसी को कोई दूसरी कास्ट में डाल दिया, किसी को कहीं और डाल दिया, ऐसे करके इनको समझ में ही नहीं आया कोई चीज़, ठीक है। अब इस रिपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है पिटीशंस वगैरह जाते हैं कि भाई ये हमारी जो है कास्ट आपने गलत डाल दी है या ऐसा कर दिया है, जो भी करके, और भी नाम किसी का कुछ तो भी चीज़ें गलत हो गई, तो बहुत सारी पिटीशंस आती हैं। अब इतनी सारी पिटीशंस को कहाँ से सॉल्व करें, तो उनने क्या किया, जो उनकी रिपोर्ट थी इसी रिपोर्ट को उनने फाइनल बांध लिया और फिर इसी रिपोर्ट के बेसिस पर सबको आइडेंटिफाई किया जाता था। और इसी तरीके से हमारी सोसाइटी की एक हायरार्की भी प्रोड्यूस हो जाती है। हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़ चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये जो मतलब ब्रिटिशर्स का स्टेप होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर देता है। देखो और क्या क्या करते हैं ये लोग। द स्टडी ऑफ सोशल हायरार्कीज एंड द डिस्क्रिमिनेटरी पैटर्न्स वाज डन एक्सक्लूसिवली बाय द ब्रिटिश स्कॉलर्स टू गवर्न इंडिया, है ना। वही जो मैंने भी आपको बताया कि इंडिया को गवर्न करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। They documented and crystallized the caste system which was originally fluid, मतलब पहले जो एक कास्ट सिस्टम फ्लूइड की तरह था, लिक्विड की तरह था, ये उसको क्रिस्टल बना देते हैं। मतलब पहले ऐसा था ना कि वर्ण सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ पर, जिसका जो वर्ण होगा वो उस अकॉर्डिंग काम करता है, सोसाइटी अच्छी खासी चल रही थी। इनने उस सिस्टम को आके रिजिड बना दिया, बिल्कुल जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ना उसको हटा दिया। उन्होंने कहा ये चीज़ ऐसी ही रहेगी अपने समझने के लिए। कॉलोनियल स्टेट हैज़ an intervention of land revenue settlement and related arrangements and law to give legal recognition to the customary rights to the upper caste। इन्होंने क्या करा, अब ये एक चीज समझ चुके थे कि इंडिया में जो अपर कास्ट के हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और लोअर कास्ट के साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि अपर कास्ट को हम जो है राइट्स दे देते हैं। अब इनने क्या करा, अपर कास्ट को लीगल रिकॉग्निशन दे दिया कि आप जो है लैंड, मतलब इनको एक तरीके से लैंड ओनर बना दिया। अब हमारे यहाँ पर इंडिया में अपर कास्ट के लोग होते कौन थे, जिन्हें ब्राह्मण्स बोला जाता था, है ना, कि ये ब्राह्मण हैं, ये लोगों को टीचिंग का काम करेंगे, नॉलेज जो है लोगों को देंगे, वेद शास्त्र वगैरह पुरानी ये सारी चीज़ें करेंगे। इनको इनने दे दिया लैंड राइट, बोले आप अपने पास में लैंड रखो, उसके ऊपर एग्रीकल्चर वगैरह जो भी होगा और उससे रेवेन्यू आप हमको देना। इन्हें जो काम आता ही नहीं था वो काम इनको दे दिया। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता था, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। बाद में हमने पढ़ा ना एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के बारे में, कि जिनको लैंड से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी पर फिर भी इनके पास में लैंड था, तो ये क्या करते थे, उस लैंड पर वर्कर्स को लगाते थे, वो लोग काम करते थे, जितना भी रेवेन्यू आता था उसमें से टैक्स भर देते थे और बाकी खुद रखते थे और शहरों में जाके रहने लग जाते थे, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने करी।
अब जब कॉलोनियल पीरियड एंड होता है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी नया शेप लेती है और जो ये डिफरेंट कास्ट हैं इसको डिप्रेस्ड क्लास बोलने लग जाती है, ठीक है, जो लोअर कास्ट वगैरह होती थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और उससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो ये नेम है ये आता है और इनको रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ में ये लोग क्या एक चीज़ करते हैं कि देखो मैंने आपको क्या क्या बताया कि पहला इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंसस कंडक्ट करना स्टार्ट किया। दूसरा, इन्होंने अपर कास्ट के जो थे उनको लैंड राइट्स दे दिए और इन्होंने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था या जो एक कास्ट सिस्टम था इसको एक रिजिड सिस्टम बना दिया, ठीक है। ये एक चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी स्टडी सर्वेज वगैरह कंडक्ट करे इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, जिसकी वजह से इन्होंने ये जो सेंसस वगैरह मैंने आपको बताया था वो कंडक्ट करवाए थे और अल्टीमेटली इसकी वजह से और ज्यादा हमारा सिस्टम करप्ट हो गया। बाद में इन्होंने क्या किया कि और मतलब स्टेप्स वगैरह लेते लेते कि भाई बहुत ज्यादा लोअर कास्ट हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं तो उनको डिप्रेस्ड क्लास बोल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 जिसमें SC/ST एक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे यहाँ पर जो एक कास्ट इंस्टीट्यूशन था ना, जो कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन था, उसको इन्होंने मतलब और ज़्यादा क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। और कुछ इस तरीके के मेजर चेंजेस हमको जो है कास्ट सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहले आप पूरा स्टार्ट करोगे एंशिएंट इंडिया से, है ना, आप थोड़ा कास्ट के बारे में बताओगे, वर्ण सिस्टम के बारे में बताओगे, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। फिर आप बताओगे कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, है ना, इन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए सेंसस सर्वेज वगैरह कंडक्ट कराए। इन्होंने जो है किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हमारी सोसाइटी में किया और डिस्क्रिमिनेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इन्होंने किस तरीके से अपर कास्ट को लैंड राइट्स दिए, अल्टीमेटली वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बन गए, क्योंकि और जो मैंने एक्सप्लेन किया ना कि वो क्या काम करते थे, वर्कर्स को लगा देते थे, खुद शहरों में जाकर रहते थे और सिर्फ सॉरी और जितना भी रेवेन्यू वगैरह आता था बस उसको अर्न करते थे। इसके बाद में कास्ट सिस्टम जो कि फ्लूइड था उसको रिजिड बनाया इन लोगों ने। फिर कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज हमारे यहाँ पर बढ़ती चली गई। जब इनको पता चला कि एट्रोसिटीज इतना ज्यादा बढ़ रही हैं तो इनने फाइनली क्या किया, उनको डिप्रेस्ड कास्ट क्लास का स्टेटस दे दिया। फिर उसके बाद में ये बहुत सारे एक्ट लेकर आए, जैसे एक 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात होती है, जो कि ये डिफरेंट कास्ट को लीगल रिकॉग्निशन दे देती है। फिर बाद में मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में और भी ढेर सारे एक्ट्स आते हैं, जैसे आप आर्टिकल 17 के बारे में बताओगे, SC/ST एक्ट के बारे में बताओगे, जो भी एट्रोसिटीज हो रही थी उनको खत्म करने के लिए ये सारी चीज़ें आती हैं। बट क्योंकि मेनली कॉलोनियलिज्म का पूछा है तो उसको आपको डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, क्लियर। और ये जो भी सारे पॉइंट्स हैं इनको आपको अच्छे से लिखना है, हाईलाइट्स इसके अंदर करना है, जहां लगे एग्जाम्पल यूज करना है वहां पर एग्जाम्पल जरूर यूज करना, क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर पेपर 5 सोल्यूशन। आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशंस भी अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है। कुछ छोटी छोटी चीजें जो याद रखना, एक तो पेपर का पैटर्न कैसा है उसी बेसिस पर आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। दूसरी चीज, जहां पर आपको दिख रहा है ज्यादा मार्क्स है, जैसे MCQs में 20 मार्क्स हैं, सेक्शन C में 24 मार्क्स हैं, कोशिश करो इन दोनों का आप पहले कर लो, फिर कोशिश करो कि आप सेक्शन B को कर लो, सॉरी सेक्शन D को कर लो और फिर आप सेक्शन B पर आ जाओ, क्योंकि सेक्शन B में ना बहुत छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखने हैं। फटाफट भी लिख दोगे, एक एक नंबर भी मिलता है, दैट इज ऑल्सो इनफ। मतलब मान लो अगर किसी का छूटता है तो वैसे तो कोशिश करो कि ना छूटे, पर मैं ना मेन उन बच्चों के ऊपर फोकस है मेरा जिनका जनरली पेपर छूट जाता है, जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये टिप्स है मेरी कि इतनी ये छोटी छोटी चीजों का ना आप ध्यान रखो। और इसके साथ साथ में जो मैंने आपको आंसर राइटिंग पैटर्न बताया है वो भी आपको याद रखना है कि आंसर्स को मुझे किस वे में लिखना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, कैसे मेरा आंसर दूसरे स्टूडेंट से अफेक्टिव होना चाहिए ताकि मुझे ज्यादा मार्क्स मिले और टॉप मैं ही करूं। ये चीज ना सारे पेपर्स में आपको इंप्लीमेंट करना है, जैसे भी सारे पेपर्स का पैटर्न है सारे सब्जेक्ट्स का, वैसे ही आपको अपने आंसर को लिखना है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, उतना ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी डाउट है कोई भी कंसेप्ट में, किसी क्वेश्चन में या किसी भी चीज में, मुझे पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सारी चीजों का आंसर करूंगी, क्लियर। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम और भी पेपर्स को सॉल्व करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पर रुको, अभी थोड़ा सा रुको, जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके जाओ कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। आपको पता है डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो।
इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। जैसे ही आप इसको गूगल में एंटर करते हो, मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस, सारे लेक्चर्स, सब कुछ एक सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में मिल जाएगा। हमारे टॉपर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, हमारे बेस्ट टीचर्स आपको मिलेंगे विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। और आपको यहाँ 2 लेक्चर्स के बाद में हम कोई कूपन भी नहीं बेचेंगे, ना ही आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत ईजिली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सब पर एक्सेस कर सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। सो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ वहाँ कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। ये बुक्स कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर, और जिनमें आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको भी बुक्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से फॉर्म फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।